students, welcome to XIS घटना चक्र समरी विथ वैल्यू एडिशन फॉर जनरल साइंस बायोलॉजी। हम लोग बायोलॉजी कर रहे हैं, है ना। आपको पता है हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स देखी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, लाइफ का इवोल्यूशन देखा और अभी हम लोग टैक्सोनॉमी पे हैं, है ना। तो आपको पता ही है कि ये जो है समरी काफी यूजफुल होने वाली है, आप चाहे कोई भी एग्जाम दो। और हम लोग बहुत अच्छे से पूरे बायोलॉजी को समझेंगे, कहीं कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, एक एक चीज को समझेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें, नॉन इंपॉर्टेंट उनमें डिस्क्रिमिनेट भी करेंगे और मैं आपको नेमोनिक्स भी देते जाऊंगी। तो ये तो हमारा ड्रिल है। अब स्टार्ट करते हैं, चलो। तो कल लास्ट क्लास में हमने जो है वो बहुत सारी चीजें देखी थी, ठीक है। लाइफ, उसकी एविडेंसेस और टेक्सोनॉमी पर पहुंच गए थे और आज से फंजाई करने वाले थे। पर उस बीच में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जैसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, तो उसमें आप किंगडम वर्ड देख रहे हो। तो जब एक क्लासिफिकेशन होती है ना, तो लेवल्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, यूजुअली 7 लेवल है क्लासिफिकेशन के। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसी। इसमें जब आप ऊपर से नीचे जाओगे ना, तो ये सबसे बड़ा किंगडम होता है, सबसे छोटा स्पीसी होता है, यानी सबसे छोटी यूनिट क्लासिफिकेशन की स्पीसी है और सबसे बड़ा किंगडम है। तो आप किंगडम के अंदर फाइलम, फाइलम के अंदर क्लास, क्लास के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस, जीनस के अंदर स्पीसी। तो इसको याद रखने का क्या तरीका होता है, कई बार पूछते हैं कि पहले किंगडम आएगा, लेवल्स अगर बोले तो सबसे ऊपर किंगडम है, उसके बाद फाइलम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है, फिर स्पीसी है। तो इसका एक निमोनिक है जिसको क्या बोलते हैं, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। के से हो गया किंगडम, पी से हो गया फाइलम, सी से हो गया क्लास, ओ से हो गया ऑर्डर, एफ से हो गई फैमिली, जी से हो गया जीनस और एस से हो गया स्पीसीज। तो ये है आपके 7 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये नेमोनिक हमेशा याद रखना, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो ये मैंने इसलिए आपको डाला था ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो आज से हम लोग किंगडम फंजाई करेंगे। देखो किंगडम फंजाई है ना, हम लोग यूजुअली फंगस को क्या करते हैं ना, एनिमल में डाल देते हैं या प्लांट में डाल देते हैं। देखो प्लांटी एक अलग किंगडम है जिसके अंदर प्लांट्स है, एनिमेलिया एक अलग किंगडम है जिसके अंदर एनिमल्स, और फंजाई खुद में एक अलग किंगडम है क्योंकि फंजाई के अंदर, उसको फंगस बोलते हैं, ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिनको माइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, जिसमें हम बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अगर फंजाई के बारे में बोलूं कि कैसे बोलोगे कि फंगस है, प्लांट नहीं है, ये एनिमल नहीं है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फंगस के, जैसे क्या कि पहली चीज तो यूकैरियोटिक होते हैं, दूसरे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये है इनका न्यूट्रिशन का तरीका बड़ा अलग है। ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, तब डाइजेस्ट करते हैं। इनके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता, तभी ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। उसके अलावा इनका रिप्रोडक्शन मेथड सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है, ठीक है, ओके। और अगर मैं आपसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक सेकंड में लिख देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है फंजाई का क्या है, तो आप मुझे 2-3 चीजें बताओगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, पहला तो ये कि इसका जो सेल वॉल होता है ना, फंगस का सेल वॉल, ये काइटिन का बना होता है, इज मेड अप ऑफ काइटिन। दूसरी चीज ये है कि इनका रिप्रोडक्शन जो है फंजाई का सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मोड में होता है। दूसरी चीज आप हेट्रोट्रॉप्स याद रखोगे कि फंजाई इज अ हेट्रोट्रॉप, ठीक है। और तीसरी चीज है ना, वो है हाइफी। फंगस से हमेशा रिलेटेड करते हैं हम लोग हाइफी। हाइफी क्या है, तो हाइफी इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट, ठीक है, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट। ये फंगस के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। ये 3 चीजें आप याद रखोगे, जिसमें जो काइटिन का सेल वॉल है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक है फंगस की। तभी पता चलता है कि ये फंगस है, ये प्लांट नहीं है, ये एनिमल नहीं है। हेट्रोट्रॉप तो एनिमल्स भी हो सकते हैं, पर ये काइटिन वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये हेट्रोट्रॉप भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेट्रोट्रॉप इनमें नहीं होता, मतलब ऑटोट्रॉप ये नहीं होते हैं। आप टाइप्स ऑफ फंगस की बात करते हो, फंगस जो होते हैं ना, फंगाई किंगडम में आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, अब सिर्फ यूकैरियोटिक तक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको एनिमल्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों दिखेंगे और यूकैरियोटिक दिखेंगे। यूकैरियोटिक की मैंने पहले ही बात कर ली, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से मैंने बात कर ली है। तो देखो फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों है। जैसे ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है और ये फंजाई के भी ना अलग अलग डिवीजन है, एस्कोमाइसिटीज, बसीडियोमाइसिटीज, पर हमें इतना जाना ही नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे
पे कोई BSc का एग्जाम नहीं देना या नीट नहीं देना है, पर हाँ जहाँ जरूरत होगी वहां मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि डिफिकल्ट करने के लिए पूछ सकते हैं, पर इतना घुसने की जरूरत नहीं, हम कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो ईस्ट जो है ना वो एस्कोमाइसिटीज में आता है। ईस्ट सबसे छोटा है, यूनिसेलुलर है, और जो हम लोग ब्रेड व्रेड बनाते हैं ना, केक बनता है, ब्रेड बनता है, उसी में ये ईस्ट डलता है। तो ईस्ट जो है ना वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है माइटोसिस और बडिंग के मेथड से। तो ईस्ट का रिप्रोडक्शन पूछ लेते हैं कि ईस्ट में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, बडिंग। ईस्ट के बारे में पूछ लेते हैं क्या है, यूनिसेलुलर, ठीक। और ईस्ट किस में यूज होता है वो पूछ लेते हैं। फिर बारी आती है मोल्ड्स की। तो आपने सुना होगा ना, ब्रेड में मोल्ड लग गया, ब्रेड मोल्ड हो गया। तो मोल्ड जो है ना वो एक मल्टी सेलुलर फिलामेंट से बना होता है, जिसको हाइफे बोलते हैं। अब यही हाइफे की मैं यहाँ पे बात कर रही थी, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट। ये जो मोल्ड है ना वो बायोडिग्रेडेशन में मदद करते हैं और फूड की स्पॉइलेज करवा देते हैं। वही ब्रेड मोल्ड वोल्ड लग जाता है तो हम लोग बोलते हैं खाने में मोल्ड लग गया, वाइट वाइट फंगस लग गया, वही चीज है। फिर मशरूम की बात करते हैं, तो मशरूम तो हम लोग खाते हैं। मशरूम एक फंगस है, ये बसीडियोमाइसिटीज डिवीजन से बिलोंग करता है। फंगस का डिवीजन आप याद रखोगे, ठीक है, मशरूम का डिवीजन आप याद रखोगे बसीडियोमाइसिटीज। तो मशरूम बसीडियोमाइसिटीज में मशरूम फ्लैशी होते हैं, स्पोर बेयरिंग फ्रूटी बॉडी होते हैं। मोस्टली मशरूम्स एडिबल होते हैं, पर सारे एडिबल नहीं होते, इसलिए अगर कोई आपको दिख जाए जंगल में तो उठा के खा मत लेना। एक मशरूम है जैसे कि जिसका नाम है अमानिता फेलोइड्स, इसका नाम याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ। अमानिता फेलोइड्स जो है एक मशरूम है जिसको कहते हैं डेथ मशरूम। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक है, इसको खाते ही डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद डाइमॉर्फिक फंजाई की बात करते हैं। तो फंजाई कुछ कुछ ना दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मोल्ड भी हो सकते हैं, ईस्ट भी हो सकते हैं, जैसे पेनिसिलियम मार्नेफी, ये एक ह्यूमन पैथोजन है, ठीक है। उसके अलावा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी आपको फंजाई दिखेगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है? जो हमारा इकोलॉजी पढ़ते हैं ना, उसमें मैंने आपको क्या बताया, ह्यूमन नहीं, ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो रिलेशनशिप है और उसका जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप है, इन दोनों को मिला के इकोलॉजी बोलते हैं। तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, तो उसमें टाइप ऑफ रिलेशनशिप हम लोग पढ़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। उस पॉजिटिव रिलेशनशिप में एक होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें सिम वर्ड पे ध्यान दो, SYM, सिम्बायोटिक, मतलब एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल है ये लोग। इसमें दो रिलेशनशिप हमें पढ़ना होता है, माइकोराइजा एंड लाइकन। इन दोनों में फंगाई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। माइकोराइजा जब फंगस प्लांट के रूट के अंदर आपको मिले तो उसको माइकोराइजा बोलते हैं। ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है, म्यूचुअलिस्टिक माने दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, जब ये म्यूचुअलिस्टिक की बात होना तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि दोनों का फायदा, ठीक है। बोथ हैज बेनिफिट्स, बोथ हैज बेनिफिट है, पर ठीक है आप समझ जाओ, ठीक है। यहाँ मैं ग्रामर नाजी नहीं बनूंगी। तो यहाँ पे जो है वो बोथ हैज बेनिफिट्स, दोनों को पॉजिटिव है, तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। यहाँ पे फंगस जो है प्लांट के रूट में रहता है, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। वैसे ही लाइकन है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया जब फंगस के साथ एक रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसको हम लोग लाइकन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा रिलेशनशिप हो गया। माइकोराइजा में क्या होता है? तो माइकोराइजा में जब माइकोराइजा होता है वो नाइट्रोजन अपटेक में मदद करता है, पानी के अपटेक में मदद करता है और स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ाता है प्लांट का, इसलिए माइकोराइजा इंपॉर्टेंट है। और लाइकन्स का क्या इंपॉर्टेंस है? तो लाइकन जो है वो इंडिकेटर होते हैं एयर पोल्यूशन के। जहां पे भी सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन दिखता है ना, वहां पे लाइकन्स उग नहीं सकते, तो वो इंडिकेटर हो गया सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन का। तो क्वेश्चंस आते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन है, तो वो लाइकन है। वैसे ही सॉइल प्रोडक्शन में बात की जाए तो सक्सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेशन का मतलब होता है जब हम लोग का एक जैसे प्लांट है ना, सक्सेशन में कैसे समझाओ, हाँ चलो देखो, क्या होता है ना कि पहले एक बंजर जमीन है, उस बंजर जमीन में धीरे धीरे कुछ रहा होगा, उसके अंदर एक आध कुछ जमीन मिट्टी बनी होगी, उस मिट्टी के ऊपर फिर पेड़ पौधे आए होंगे, फिर ये जंगल बना होगा, या फिर अगर हम ह्यूमंस है तो उस पर घर बना लेते हैं जंगल वंगल काट के। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ऑर्गेनिक प्रोसेस है, उसी को सक्सेशन बोलते हैं। तो ये लाइकन्स पहले होते हैं जो एक बंजर जमीन के ऊपर मिट्टी बनाने में मदद करते हैं, तो इसीलिए लाइकन्स का सक्सेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है फॉर सॉइल प्रोडक्शन, ठीक है। ये दो चीज याद रखनी है। एक और चीज मैं बता, फंगस की जो यूजेस है ना उस पे बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंगस से ज्यादा क्वेश्चन यूजेस ऑफ फंगस पे, ठीक है। तो यूजेस ऑफ फंगस में कुछ चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, है ना, जैसे कि हमने देखा मशरूम को खाते हैं, और कुछ मोल्ड है, कुछ पैथोजन है। उसके अलावा जो ईस्ट की बात है, ईस्ट तो मैंने आपको बता दिया कि बेकिंग शेकिंग में यूज होता है। वैसे ही ना कुछ फंगस जो है ना वो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज के होते हैं, ठीक है। हेलुसिनोजेनिक का मतलब क्या होता है? हेलुसिनेट करवाते हैं। जैसे एक है
साइलोसाइब है, साइलोसाइब, हाँ साइलोसाइब ही नाम था ना, हाँ साइलोसाइब नाम था। तो साइलोसाइब नाम का एक फंगस होता है जो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हेलुसिनेट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। उसके बाद फूड प्रोडक्शन में तो यूज होता है, एंटीबायोटिक का भी प्रोडक्शन में जो है वो फंगस का बहुत बड़ा रोल होता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक फंगस है, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम से निकलता है। तो पेनिसिलिन जो है उसको बनाने में फंगस का रोल है, पेनिसिलिन नोटेटम की मदद से। फंजाई जो है वो मॉडल की, रिसर्च मॉडल की तरह भी यूज होते हैं। किसकी तरह? रिसर्च मॉडल, रिसर्च मॉडल की तरह भी यूज करते हैं। जैसे हेलुसिनोजेनिक में एक साइलोसाइबिन याद रखना, एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन याद रखना, और मॉडल रिसर्च भी एक याद रखना आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा कार्बन साइक्लिंग में भी रोल है, ठीक है, फंगस का कार्बन साइक्लिंग में भी रोल है। मॉडल रिसर्च ऑर्गेनिज्म तो है ही है, बायो बेस्ड मटेरियल्स बनती हैं। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं प्लांटी पे, प्लांट किंगडम पे चलते हैं। प्लांट किंगडम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, फंगस जैसे इंपॉर्टेंट था वैसे ही प्लांट भी। ईस्ट से याद रखना, बेकिंग, या लिख देती हूँ मैं, बेकिंग वगैरह में ईस्ट का यूज होता है। नहीं लिखा है, आपने याद रखना है। चलो प्लांटी की बात करते हैं। किंगडम प्लांटी की बात की जाए तो किंगडम प्लांटी में क्या है? प्लांट किंगडम इसको बोलेंगे, प्लांटी को। इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक तो होंगे ही होंगे। इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। ये यूनिसेलुलर नहीं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। प्लांट में सब मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते। इनका सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज का बना होता है, तो प्लांट के सेल वॉल में सेल्यूलोज होगा। न्यूट्रिशन मोड की बात की जाए तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। प्लांट अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस हो पाती है। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस मैंने खाना बनाना। अब प्लांट का भी डिवीजन है। प्लांट के अलग अलग डिवीजन है, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। 5 डिवीजन है प्लांट के। एंजियोस्पर्म यहाँ पे भी आपका कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे डिवाइड है, जितना नीचे जाओगे उतना कॉम्प्लेक्स होगा। ऊपर सिंपल है प्लांट्स, एल्गी वगैरह, नीचे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। एंजियोस्पर्म में जो हम लोग ये देखते हैं ना, एग्जांपल एंजियोस्पर्म का ये हो गया, जो मैंगो का ट्री है, ये सारे एंजियोस्पर्म है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का अगर आप एग्जांपल देखो, इन सब में एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म में आप लोग साइकस का नाम सुने होंगे, ये सारे जिम्नोस्पर्म है। टेरिडोफाइट में आपने फर्न्स का नाम सुना होगा, ये टेरिडोफाइट के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स हो गए, एल्गी हो गया, एल्गी एकदम स्मॉलर हो गए, ग्रीन में इसमें होते हैं, अलग अलग एल्गीज होते हैं, ब्राउन एल्गी वगैरह होते हैं। ये सारे जो है अलग अलग एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये सारे सिंपल प्लांट हैं, ठीक है। ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। ब्रायोफाइट का एग्जांपल हो गया मॉस, सुना होगा आपने। ये सारे जो है ना वो आपके ब्रायोफाइट्स हैं। तो ये प्लांट अलग अलग है, इनके एग्जांपल्स थोड़े से ध्यान में रखने हैं। ब्राउन एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी होता है, अलग अलग कलर पिगमेंट के बेसिस पे होते हैं। टेरिडोफाइट का एग्जांपल देख लिया। और एंजियोस्पर्म जो है वो ज्यादा वो है, ये कंफ्यूजन करेगा आपके लिए, तो मैं इसको अलग कलर से कर देती हूँ। ये देखो, जैसे नीचे जाते हैं ना तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, मोर कॉम्प्लेक्स, ये लेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये समझने के लिए बना दिया मैंने आप लोगों को, कल को कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम लोग स्पेशलाइज्ड प्लांट्स थोड़े से देखते हैं। कुछ कुछ प्लांट्स को हम लोग स्पेसिफिकली स्टडी करना है, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज आ जाते हैं। जैसे पिचर प्लांट, पिचर प्लांट का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है। मैं सबका साइंटिफिक नाम याद रखने नहीं बोलूंगी, पर कुछ कुछ का रखना पड़ेगा। जैसे पिचर प्लांट का साइंटिफिक नाम है निपेंथिस, ठीक है। ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। इंसेक्टिवोरस का ये मतलब हुआ, हमने देखा कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इसमें एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, ये अपना खाना बना सकता है, पर इनके अंदर ना नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ये उगते हैं। याद रखना, एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट आर नॉट केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दे ईट इंसेक्ट। नहीं, याद रखो, इंसेक्टिवोरस प्लांट खुद का खाना बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये नाइट्रोजन पुअर सॉइल में उगते हैं ना, इनके पास नाइट्रोजन नहीं होता है, तो वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं, ताकि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को सप्लीमेंट कर सकें। ये याद रखने वाली चीज है। वैसे ही होते हैं जेरोफाइटिक प्लांट। जेरोफाइटिक या जेरो, जब भी कुछ किसी चीज में लगा रहता है ना, तो
वो डेजर्ट कंडीशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। जेरो, ये टर्म्स हमें बायोलॉजी में अगर तोड़ना सीख जाओगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जेरोफाइटिक प्लांट की बात की जाए तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, एक्सट्रीम से यहाँ मतलब है मिनिमम लिक्विड वाटर एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव करा सकते हैं, उनको हम लोग जेरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। जिसमें एग्जाम्पल हो गया कैक्टस, कैलोट्रोपिस, एलोवेरा जो हम लोग देखते हैं वो भी जेरोफाइटिक कंडीशन में घरों में हम लोग लगा लेते हैं, कितने आसानी से उग जाता है क्योंकि उसको इतनी पानी चाहिए ही नहीं। पाइनएप्पल हो गया और कुछ जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म की बात की थी है ना, तो वो सारे भी आ जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल में आपने क्या देखा, साइकस देखा, वैसे एक आध और एग्जांपल बता देती हूँ जिम्नोस्पर्म का, जैसे साइकस है, वैसे पाइनस है, कॉनिफर्स वगैरह आपने देखे होंगे जिसमें कोन वोन नहीं होते, कुछ पहाड़ों पे जाओगे तो आपको ये सारे पेड़ दिखेंगे, पाइनस, कॉनिफर्स, ये सारे जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल। तो ये सारे भी ना जेरोफाइटिक प्लांट है, कम पानी में उग सकते हैं, इसलिए पहाड़ वहाड़ पे ज्यादा बारिश होती नहीं है तो वहां पे उग जाते हैं। अब वाटर कंजर्वेशन फीचर्स क्या होते हैं जेरोफाइटिक प्लांट में जो इतने कम पानी में रह सकते हैं? कुछ तो इन्होंने अपने आप को किया होगा ना, अभी हम इवोल्यूशन पढ़ के आए हैं, इवोल्यूशन में कुछ ऐसे इन्होंने, प्लांट ने भी इस तरह से इवॉल्व किया होगा, कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्रेट्स इन्होंने रख लिए होंगे जो इनको मदद किए होंगे। जैसे क्या, एपिडर्मल लेयर जो होती है ना इनके अंदर, उसमें परमिएबिलिटी बहुत कम होती है। एपिडर्मल जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है ना किसी टिश्यू का, उसको एपिडर्मल लेयर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल से मिलकर के टिश्यू बना होगा तभी तो प्लांट में भी टिश्यू होंगे, तो सबसे ऊपर वाला लेयर एपिडर्मल लेयर है, इसके अंदर परमिएबिलिटी कम है। परमिएबिलिटी का मतलब होता है, क्या होता है कि परमिएबिलिटी माने परमिशन टू एंटर, ठीक है, इसको सिंपल ये समझो, परमिशन टू एंटर। इसके अंदर रिड्यूस्ड परमिशन टू एंटर है, बहुत सारी परमिबिलिटी कम है, तो ये पानी जो भी अंदर रहा होगा इसके, वो उसको बाहर जाने ही नहीं देता है। दूसरा, स्टोमाटा में इसके मॉडिफिकेशन है, स्टोमाटा और क्यूटिकल में, जिससे ट्रांसपीरेशन मिनिमाइज होता है। ट्रांसपीरेशन क्या है, तो ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होती है, ये सारे टर्म इंपॉर्टेंट है, प्लांट के अंदर होता है जिसमें दे लूज वाटर थ्रू स्टोमाटा, ये प्लांट करता है, ठीक है, लूज वाटर थ्रू स्टोमाटा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, क्योंकि इवेपोरेट ही हो जाएगा ना पानी जब प्लांट लूज करेगा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमाटा। ऐसा प्लांट करता क्यों है, कभी सोचा है कि प्लांट इस तरह से क्यों इवेपोरेट करता होगा, ट्रांसपीरेशन क्यों होता होगा? तो ये मैं आपको बता दूं, ट्रांसपीरेशन दो तीन चीजों में मदद करता है, जिसमें दो आपको याद रखना है। कूलिंग में मदद करता है, प्लांट को भी कूलिंग की जरूरत होगी ना, जैसे हमें पसीना आ जाता है तो हमारा बॉडी जो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, प्लांट क्या करती है, कूलिंग के लिए ट्रांसपीरेशन करती है। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जरूरी होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बना के रखना होता है ताकि वाटर अपटेक वगैरह में मदद होए। तो ये सारी चीजें जो है वो होती हैं प्लांट्स में, तो उस वजह से ट्रांसपीरेशन होता है, तो वाटर को लॉस कर देते हैं, ठीक है, लूज वाटर या फिर लॉस ऑफ वाटर, ठीक। तो ये कम हो जाता है ये जेरोफाइटिक प्लांट में। अब कम होगा तो पानी कम लॉस होगा। स्पेशलाइज रूट सिस्टम होती है इन जेरोफाइटिक प्लांट्स में। स्पेशलाइज रूट सिस्टम की वजह से क्या होता है, इनका रूट एकदम डीप तक जा सकता है, इतना अंदर जा सकता है कि अंदर से पानी निकाल के ले आ सकता है, या फिर हवा में से इनके रूट्स में कुछ पावर होती है, कुछ कैपेसिटी होती है कि हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है ना उससे भी पानी निकाल लेते हैं। सक्यूलेंट्स, इनके अंदर एक वाटर स्टोरेज सिस्टम होता है, उसको सक्यूलेंट बोलते हैं। अगर कहीं मैं कहूँ ना सक्यूलेंट लीफ है या सक्यूलेंट स्टेम है, यानी उसके अंदर पानी है, सिंपल शब्दों में ये समझो। तो वाटर स्टोरेज होती है स्टेम्स में, लीव्स में, रूट्स में, उसको सक्यूलेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जेरोफाइटिक प्लांट में हो गया। और यहाँ इनके जो पत्ते होते हैं ना, सक्यूलेंट्स, ये कहाँ पे स्टोर करते हैं पानी, स्टेम में, लीफ में, रूट में, और इनके पत्ते मॉडिफाइड होते हैं स्पाइंस में। इसीलिए कैक्टस वगैरह में क्या देखते हो, कांटे होते हैं। कांटे कुछ नहीं है, कांटा, ये एग्जाम में पूछते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ स्पाइन ऑफ कैक्टस। स्पाइन ऑफ कैक्टस इज नथिंग बट इट इज अ लीफ, पत्ता है ये स्पाइन के फॉर्म में आ गया। क्यों? क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा पत्ता रहा ना तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या होगा, फिर वही ट्रांसपीरेशन वास्पिरेशन होगा, तो ये छोटा छोटा पतला पतला कांटा बन जाता है, पत्ता बन जाता है, ठीक है। फिर एक और टाइप के प्लांट है जो थोड़ा कम नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसको उसको कहते हैं फ्राइटोफाइट्स। फ्रेटोफाइट्स क्या बोलते हैं, फ्रेटोफाइट्स। फ्रेटोफाइट्स बहुत ही डीप रूटेड प्लांट होते हैं, ये एकदम अंदर तक जा करके पानी निकालने के कैपेसिटी रखते हैं, इनको बोलते हैं फ्रेटोफाइट। इनका रूट 25 से 30 मीटर तक अंडरग्राउंड चला जाता है। इसका एग्जांपल है अल्फा अल्फा और विलो, एकदम याद रखना इसका एग्जांपल। पहले तो समझना है फ्रेटोफाइट का क्या मतलब हुआ, डीप रूटेड प्लांट। ये तीन टर्म याद रखो, डीप रूटेड प्लांट, इसको अंडरलाइन कर देती हूँ मैं और इसको
स्टार मार्क भी कर देती हूँ, ताकि आपको जब रिवाइज करो तो समझ में आए कि पढ़ना क्या है, क्या जल्दी पढ़ना है, क्या इसको आगे बढ़ाना है। तो फ्रेटोफाइट डीप रूटेड प्लांट है, एग्जांपल अल्फा अल्फा विलो एटसेट्रा। वैसे हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स में नाम में हाइड्रो यानी कि ये पानी में रहते होंगे, ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, और इनको ना स्पेसिफिक अडेप्टेशन करना पड़ा होगा। यही अडेप्टेशन हम इवोल्यूशन में पढ़ के आए हैं कि ये लोग अडेप्ट किए अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, और फिर धीरे धीरे ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ होगा। तो हाइड्रोफाइट्स जो है उसमें स्पेसिफिक अडेप्टेशन है, जैसे क्या ये पानी के अंदर या तो डूब के रहते हैं या बहुत पानी के सतह पे रहते हैं। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, इनके अंदर एक एरेनकाइमा होता है। एरेनकाइमा क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ये इनको बायंसी और गैस एक्सचेंज में मदद करता है। ये आपको सिर्फ ना पानी वाले प्लांट में मिलेगा, क्या, एरेनकाइमा। और ये बायंसी का मतलब क्या होता है, तैरने में, मतलब डूब नहीं जाए एकदम अंदर तक, तो तैरने में इनको मदद करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोफाइट्स का एग्जाम्पल वाटर लिली, लोटस जो हम लोग देखते हैं, कमल किसमें उगता है, पानी में उगता है ना, इसीलिए क्योंकि उसमें एरेनकाइमा है। तो एरेनकाइमा ध्यान रखना है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट एड्स इन बायंसी एंड गैस एक्सचेंज, हवा को एक्सचेंज करने में मदद करता है। पानी के अंदर इनको थोड़ी ना, अगर डूबे हुए प्लांट है, कुछ प्लांट पानी के अंदर है, तो वो एयर कैसे लेंगे, बाहर तो ऑक्सीजन है ना, अंदर तो डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं। डिजोल्व ऑक्सीजन किस में, पानी में जो डिजोल्व है, और वही एरेनकाइमा मदद करता है। वैसे हेलोफाइट्स, हेलो जब भी है ना उसको नमक से रिलेट करो, जब भी हेलो कहीं पे लिखा हो तो उसको आप सॉल्टी सैलिनिटी से करो। हेलोफाइल्स हो गया, हेलोफाइट हो गया, हेलोसीन हो गया, मतलब ये सारे जो हेलो हेलो टर्म है ना मोस्टली आपको नमक से रिलेटेड है। तो वैसे प्लांट जो बहुत ज्यादा नमक वाले इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, थ्राइव करते हैं, उनको हेलोफाइट्स बोलते हैं। जैसे कि मैंग्रोव, स्वॉम्प, सी हॉर्सेस, ये सारे हेलोफाइट्स हैं, ठीक है। जैसे सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा, हमारे वेस्ट बंगाल के साइड में है सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा में आपको मैंग्रोव्स मिलते हैं, स्वॉम्प्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत हाई सैलिनिटी, क्योंकि बगल में समुद्र है, तो समुद्र में का पानी और नमक वमक आ जाता है मिट्टियों में, तो ये लोग वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। वैसे एक एपीफाइट्स होते हैं। एपीफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट पे उगते हैं। वो दूसरे प्लांट से मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट चुरा लेते हैं एयर, रेन और डेब्री से, और फिर उगते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ऑर्किड, मॉस, फर्न, ये सारे क्या है, ये एपीफाइट्स हैं। ऑर्किड आप देखते हो ना, बड़े सुंदर ऑर्किड्स मिलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं ऑर्किड, बाहर जाओगे ना तो लोग बड़े खूबसूरत होते हैं। तो ये सारे ऑर्किड्स जो हैं वो दूसरे से डिराइव कर लेते हैं मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट, ठीक है, उनको एपिफाइट कहते हैं। टाइप ऑफ पैरासाइट ही है ये लोग। अब प्लांट के स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखते हैं। अलग अलग प्लांट का फंक्शन और स्ट्रक्चर है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लावर। एक प्लांट को जब हम देखते हैं ना तो उसका फ्लावर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? अच्छा, इसको पढ़ने से पहले ना टाइप्स में इंपॉर्टेंट प्लांट से पहले मैं आपको ना जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस बता देती हूँ। कल को ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, और सारे जो मतलब अलग अलग प्लांट के टाइप्स है ना, उनके बारे में थोड़ा कुछ पता होना चाहिए। जैसे देखो, जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एल्गी। एल्गी जो है ना वो मरीन प्लांट्स होते हैं। एल्गी जो है वो मरीन प्लांट्स होते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है आपके ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ पे ब्रायो पी लिख देती हूँ, टेरिडो पी लिख देती हूँ, तो आप समझ जाना, ठीक है। फिर यहाँ जिम्नोस्पर्म लिख देती हूँ और यहाँ पे ए से लिखूंगी एंजियोस्पर्म, ठीक। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म चलो मैं अलग नीचे थोड़ा साइड में बता दूंगी, पहले ये तीनों को देखो। तो अलग अलग प्लांट टाइप में ब्रायोफाइट जो होते हैं ना वो इवोल्यूशनरी, आप देखो तो जैसे जैसे ये नीचे जा रहा था ना वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी। तो ब्रायोफाइट्स से एल्गी सिर्फ पानी में रहते थे। ब्रायोफाइट्स वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों है, जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, मतलब इससे पहले पानी वानी में और दोनों जगह रहते थे, मुश्किल होती थी इनको पानी और टेरेस्ट्रियल। तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ट्रू प्लांट्स, जिनमें क्या टेरिडोफाइट क्या है ना, वैस्कुलर प्लांट्स है। इनके अंदर आपको वैस्कुलर टिश्यू दिखेंगे। वैस्कुलर का मतलब होता है वो टिश्यूज जो पानी लेने में मदद करते हैं जमीन से, तो वो वैस्कुलर है, मतलब ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, वो है वैस्कुलर प्लांट। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट्स टेरिडोफाइट्स होते हैं। अब यहाँ से आपने देख लिया कि किस तरह से आगे बढ़ी इवोल्यूशनरी। पहले मरीन थे, फिर ब्रायोफाइट्स में मरीन और टेरेस्ट्रियल दोनों हैं, और टेरिडोफाइट में फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट्स हैं, ठीक। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब थोड़ा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर बताती हूँ, यहाँ बता देती हूँ। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और ज्यादा आगे एडवांस होगा, ऑफ कोर्स होगा।
तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ना, ये नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करने वाले प्लांट हैं, नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसका मतलब इनके सीड्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय फ्लावर्स, मतलब दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय फ्रूट्स, सॉरी फ्लावर्स नहीं, नॉट प्रोटेक्टेड बाय फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट के अंदर ही सीड होता है तो इनके फ्लावर्स नहीं, इसलिए इनको नेकेड सीड्स, जिम्नोस्पर्म का मतलब नेकेड सीड्स वाले प्लांट हुए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट विद सीड्स, विथ सीड्स, जो सीड्स के साथ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना उनको बोलते हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म है, इनमें फ्लावर होगा, फ्लावर इनका कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म का, ठीक है, और इसलिए एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा एडवांस होते हैं, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म सीड्स यूजुअली जो है यूनिसेक्सुअल कोन्स में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में आपको कोन्स दिखेगा, पर एंजियोस्पर्म में आपको फ्लावर्स दिखेंगी, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। दो चीजें इतना इनफ है आपके समझने के लिए ताकि कल को कंफ्यूजन ना हो। एंजियोस्पर्म में मैं आपको बोलूं वैजाइलम है, फ्लोएम है, ये है वो है, पर जिम्नोस्पर्म में ऐसा जाइलम नहीं होता, पर इसमें ट्रेकेट्स वगैरह होते हैं इनके जाइलम में, पर वेसल नहीं होता, जाइलम होता है पर ट्रेकेट्स नहीं होता है, वेसल होता है। पर ये क्या चीजें ये मैं भी आगे बताऊंगी आपको। अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग अच्छे से देखेंगे प्लांट के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को। प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस करते हैं। देखो एक प्लांट स्ट्रक्चर और फंक्शन जो हम लोग कर रहे हैं ना, तो हम लोग एंजियोस्पर्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक। एंजियोस्पर्म में क्यों, क्योंकि जब मैं आपको समझा रही थी तो मैंने बताया एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड वगैरह है। तो जब एक प्लांट स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, एक फ्लावर होता है, लीफ होती है, स्टेम होता है, रूट होते हैं, यही कुछ स्ट्रक्चर है ना जो हमने आसपास देखी है। तो उसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो सबसे पहले फ्लावर से स्टार्ट करते हैं। फ्लावर होता क्या है प्लांट का, तो अगर आप किसी भी कभी भी प्लांट पढ़ो ना तो उसको ह्यूमन से अगर आप कंपेयर करके देखोगे ना, क्योंकि ह्यूमन हम खुद है तो इजी होता है रिलेट करने को, तो वो काम मैं करवाती हूँ। तो फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव फंक्शन करता है प्लांट का, ठीक है। प्लांट में रिप्रोडक्शन अगर करना है तो वो फ्लावर्स के थ्रू होगा। देखो क्या होता है ना, फ्लावर का जो पार्ट होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक को एंड्रोशियम कहते हैं, दूसरे को गाइनोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, इसकी यूनिट एग्जाम में पूछ लेता है। तो एंड्रोशियम जो है उसका यूनिट है स्टेमेन, गाइनोशियम का यूनिट है कार्पेल या पिस्टिल। अब मैं समझा पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगी तो आराम से हो जाएगा। ये एक फ्लावर है, ठीक, इसका काम रिप्रोडक्शन करना है। अब यहाँ पे क्या है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, दो पार्ट आपको पता चल गए। किसी किसी फ्लावर में ये दोनों एक ही फ्लावर में होता है, कार्पेल भी दिखेगा और स्टेमेन भी दिखेगी, यानी कि पिस्टिल भी दिखेगा और स्टेमेन भी दिखेगा। तो जब मैं आपको स्टेमेन पिस्टिल बोलूं तो वो फीमेल की बात कर रही हूँ, और जब मैं स्टेमेन बोलूं तो मेल की बात कर रही हूँ। इतना तो समझ में आ गया। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं ना उनमें कार्पेल और स्टेमेन साथ में होता है, जैसे ये फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है। आप यहाँ देखो स्टेमेन भी दिख रहा है और पिस्टिल भी दिख रही है, यानी कि यहाँ मेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होगा, जिसमें या तो सिर्फ फीमेल प्लांट है या तो सिर्फ मेल पार्ट है। सिंपल, समझ गए, ये चीज आपको समझ आ गई। अब एंड्रोशियम और गाइनोशियम, अगर आपको कल को एग्जाम में पिस्टिल और कार्पेल नहीं दिया, ठीक है, या स्टेमेन टर्म नहीं देके एंड्रोशियम और गाइनोशियम दे दिया, तो भी आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन सा मेल पार्ट है कौन सा फीमेल पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर देखेंगे। एक यूजुअल जो फ्लावर होगा, प्लांट होगा, उसमें आपको फ्लावर, लीफ ये सब दिखेगा। पर कई बार क्या होता है ना, जो मेन काम होता है इन स्ट्रक्चर्स का, उसके अलावा ये मॉडिफाई हो जाते हैं और कुछ और काम करने लग जाते हैं। उनको हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। यानी अगर एक स्टेम, एक नॉर्मल प्लांट देखो तो उसमें आपको स्टेम से क्या पता चलता है कि स्टेम जो है, तना जो है, उसका क्या रोल होता है। तो नीचे रूट जो पानी वानी लेता है वो स्टेम ऊपर तक पहुंचाता है, पत्ते वत्ते लगे हुए होते हैं, यहीं पे फूल वूल आता है, ये सब चीजें स्टेम के रिलेटेड है ना। पर मान लो स्टेम ये वाला काम ना करके कुछ और काम करने लगे तो हम लोग उसको मॉडिफाइड स्टेम बोलेंगे। तो जब भी मैं मॉडिफाइड बोलूं तो अब समझ आ गया क्या होता है। अब इसके अलग अलग नाम है, ये नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आता है। ये चीजें तो मैं समझाने के लिए बताती हूँ एंड्रोशियम गाइनोशियम, पर जो क्वेश्चन हिट करेंगे वो चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। तो देखो, अगर कभी आपको एग्जाम में आए कि व्हाट इज अ जिंजर, ठीक है, तो जिंजर एक मॉडिफाइड स्टेम है। जो हम लोग अदरक खाते हैं ना वो मॉडिफाइड स्टेम है। या फिर आप हल्दी देखते हो, हल्दी वो नहीं जो पिस के आती है, जो नेचुरल हल्दी होती है ना वो एक
जो है वो भी एक स्टेम है, पर ये जो मॉडिफाइड स्टेम है ना, इसको हम लोग राइजोम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? राइजोम। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि जो जिंजर या टर्मरिक है वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का या फिर रूट का। ये बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। वो आपसे पूछेगा व्हाट इज इट, इज इट अ राइजोम, ट्यूबर या बल्ब। या दूसरे तरह के सवाल बन सकते हैं कि व्हाट इज अ राइजोम। तो राइजोम एक मॉडिफाइड स्टेम है। अब इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए। राइजोम में दो एग्जाम्पल है, टर्मरिक और जिंजर। वैसे ही होता है ट्यूबर। आलू जो हम लोग खाते हैं ना, वो भी एक मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम है और इसको ट्यूबर बोलते हैं। और जो हम लोग लहसुन खाते हैं उसमें जो मॉडिफाइड स्टेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं बल्ब। ये भी मॉडिफाइड स्टेम है पर इसको हम लोग बल्ब बोल रहे हैं। और आप लोग जमीकंद सुना होगा ना आप लोगों ने, जमीकंद, कोलोकेशिया जिसको बोलते हैं, सूरन खाते हैं सब्जी वब्जी बना के, या फिर सैफरॉन। सैफरॉन का क्या मतलब होता है? केसर। तो ये जो है ना वो है आपका कॉर्म। तो याद रखना है, कॉर्म में होगा जमीकंद या फिर कोलोकेशिया, सैफरॉन। बल्ब इज गार्लिक, ट्यूबर इज पोटैटो, राइजोम इज जिंजर, और ये सारे मॉडिफाइड स्टेम है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, ये भी यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है। मॉडिफाइड रूट्स की बात करते हैं। वैसे ही रूट का नेचुरली काम क्या है एक प्लांट में, कि नीचे से पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल न्यूट्रिएंट वगैरह लेना जो मिट्टी में प्रेजेंट है और वो प्लांट तक पहुंचाना। पर इसकी जगह अगर ये कोई और काम करने लगे, जैसे स्टोरेज करने लगे, ये सारे जो स्टेम है, ये आपको, आप खाते हो ना, जिंजर आप खाते हो, पोटैटो आप खाते हो, गार्लिक आप खाते हो, कॉर्म आप खाते हो। क्यों खाते हो? क्योंकि ये स्टोरेज कर रहे हैं, हम लोगों के लिए न्यूट्रिशियस है। वैसे ही कई बार क्या होता है ना, रूट्स भी जो है ना वो मॉडिफाई हो जाते हैं और स्टोरेज ऑर्गन बन जाते हैं। तो इसमें होता है टर्निप, जिसको शलजम बोलते हैं, ये मॉडिफाइड रूट है। फिर हो गया कैरेट, कैरेट माने गाजर, ये भी क्या है? मॉडिफाइड रूट है। वैसे ही स्वीट पोटैटो, ये भी मॉडिफाइड रूट है। अब यहाँ मैंने नेपीफॉर्म और कॉनिकल लिखा है। कई बार क्या होता है ना कि ये पूछ देते हैं कि व्हाट इज कैरोट, इट इज अ मॉडिफाइड रूट, पर कौन सा टाइप का? तो कॉनिकल। गाजर कैसे दिखती है? इस तरह की होती है ना गाजर, जब हम लोग वो कार्टून वगैरह में भी देखते हैं। और वैसे ही बात आती है शलजम की। शलजम इज टर्निप, है ना, वो होता है नेपीफॉर्म। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, नेपीफॉर्म और कॉनिकल, क्योंकि एक स्टेप आगे बढ़ के पढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा ना छोड़ दें हम लोग कि कल को उस पर सवाल आ जाए। अब पी प्लांट की बात करते हैं। पी क्या है? मटर के पेड़। ये एक डाइकॉट प्लांट है जो कि हर्बेशियस है। एक देखो, प्लांट्स के ना तीन तरह के पार्ट टाइप में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, एक होता है हर्ब, एक होता है श्रब, और तीसरी होती है ट्री। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर फिर भी एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया कि चीजों को ना वापस से देखने में कोई हानि नहीं है। हर्ब जो होता है ना, छोटे से प्लांट होते हैं। हर्ब के बारे में बात की जाए तो ये छोटे से प्लांट होते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, स्मॉल होते हैं, बट दे हैव नॉन वुडी स्टेम। कैसे आप समझोगे ना कि कोई हर्ब है, उसका जो तना है ना वो वुडी नहीं होगा, उसमें लकड़ी जैसा कुछ नहीं होगा। बट जब हम श्रब की बात करते हैं तो मीडियम साइज के होते हैं, इतना तो आप सबको पता है। इनकी वुडी स्टेम होती है, ठीक है, वुडी, थोड़ी सी वुडी होती है। पर जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब हम लोग बात करते हैं ट्रीज की, तो ट्रीज जो होते हैं उनका जो स्टेम होता है, अब ये स्टेम की जगह ट्रंक कहलाने लगता है, बहुत मोटा होता है और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो इसलिए तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक प्लांट को, हमें पता रहना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात जब हम लोग करते हैं वो है नोटेबल प्लांट्स एंड देयर यूजेस। अब क्वेश्चन सेंट्रिक चीजों पे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, शुगर केन को देखते हैं। शुगर केन क्या है? गन्ना है, हम सबको पता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है जरूरी नहीं है याद करना, ठीक है, पर मैं एक बार बोल देती हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। सैकरम ऑफिशिनेरम। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो पोएसी और ग्रामिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे याद रखने की चीज कौन सी है? प्रोपेगेशन, कि शुगर केन जो है उसका प्रोपेगेशन कैसे होता है। मतलब अगर आपको लगाना है शुगर केन तो आप कैसे लगाओगे? क्या इसके बीज बीज लगाओगे? नहीं, इसको लगाने का एक तरीका होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं उसको। उसमें क्या करते हैं, ये जो गन्ना हम लोग खाते हैं, जो हम लोग शुगर केन खाते हैं, वो क्या खाते हैं? वो एडिबल स्टेम होता है ना, स्टेम, ये जो ऐसे ऐसे पार्ट होती है वो स्टेम होती है। तो इसको एक पार्ट को आप काट लो, स्टेम की कटिंग कर लो और फिर उसको लगा दो एज इट इज, तो दोबारा गन्ना उग जाएगा। वैसे ही हम लोग क्या बात करते हैं, क्लोव की। क्लोव का क्या मतलब होता है? लौंग। लौंग तो हम सबके घर में होता है, इंडियन खाना बिना स्पाइसेस के तो चलेगा नहीं। तो ये एक एरोमेटिक फ्लावर है। जो हम लोग लौंग खाते हैं ना, वो होता क्या है, कल को पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो लौंग इज द फ्लावर बड। जो हम लोग की फूल होती है ना, उसमें कली जो होती है ना, वो है, हम लोग कली स्टेज पे खा लेते हैं, वो लौंग है। वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो मायरेटेसी फैमिली। और साइंटिफिक नेम क्या है इसका? तो साइजियम
एरोमेटिकम, देखो नाम में ही एरोमेटिकम है क्योंकि एरोमेटिक फ्लावर, एरोमेटिक का क्या मतलब, सुगंध, अच्छा सुगंध कोई, ठीक है, अरोमा, तो वो हमें याद रखना है कि क्लव इज अ बड। हेल्थ बेनिफिट क्या है लौंग के, हेल्थ बेनिफिट ये है कि हमारे इंडियन फूड, हमारे इंडियन हिस्ट्री थी, हमारे जो पूर्वज थे उनको पता था कि जो ये हम लोग इतने सारे मसाले खाते हैं उनकी बेनिफिट है, जैसे कि डाइजेशन इंप्रूव करता है, बैक्टीरिया को फाइट करने में मदद करता है, लीवर प्रोटेक्ट करता है, ब्लड शुगर रेगुलेट करता है। उसके अलावा जब दांतों में इतने सारे टूथपेस्ट आ गए हैं, क्या बोलते हैं इसमें तो लौंग है, क्यों, क्योंकि टूथ पेन जो है उससे रिलीफ करने में मदद करता है। कल को ये सारी चीज सुनने में बहुत नॉर्मल लग रही होंगी, बट जब ऑप्शन में आता है ना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। फिर बारी आती है सैफरन की, सैफरन केसर हम सबको पता है इतना महंगा मिलता है और इतना ही खूबसूरत होता है ये। तो सैफरन जो है ना वो फ्लावर से निकाला जाता है, कौन से फ्लावर से, तो क्रोकस सटिवस नाम का फ्लावर है उससे निकलता है। इसका थोड़ा साइंटिफिक नेम ध्यान में रखोगे, जिसका मैं बोल रही हूँ उसका आप लोग ध्यान रखोगे। देखो यूजेस क्या है, तो पहली यूजेस क्या है, आपको पता है कलरिंग एजेंट की तरह यूज होता है। जब भी हमारे इधर कोई मिठाई विठाई बनती है तो हम लोग क्या डालते हैं उसमें, हम लोग केसर डालते हैं एज अ फ्लावरिंग कलरिंग एजेंट। उसके अलावा सीजनिंग में मदद करता है केसर। केसर के अंदर दो चीजें मिलती हैं जो इसको वर्ल्ड का कॉस्टिएस्ट स्पाइस बना देता है बाई वेट, बात को पता ही बहुत महंगा होता है। वो दो चीजों के नाम याद रखने, एक है सैफ्रानिल और दूसरा नाम है पिकोक्रोसिन। ये एकदम एग्जाम में आ सकता है तो एकदम ध्यान रखना, सैफ्रानिल और पिकोक्रोसिन किसमें मिलता है, सैफरन में मिलता है। फिर बारी आती है ओकरा। ओकरा इसका का मतलब क्या होता है, ओकरा इज वैल्यूड फॉर इज एडिबल ग्रीन पॉड्स कैप्सूल्स, अपने कैप्सूल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ओकरा का साइंटिफिक नेम क्या है, तो एबल मोस्कुश एस्क्यूलेंटिस। जो ये ओकरा है ना, वो जो हम लोग अभी भिंडी खाते ना इंडिया में, वैसे ही ओकरा बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिकल कंट्रीज में। तो ये अपने जो है वो जो एडिबल ग्रीन सीड पॉड कैप्सूल की बात कर रहे हैं ना, वो जब भिंडी को हम लोग तोड़ते हैं ना तो अंदर आपको जो है छोटे छोटे सीड पॉड्स दिखते हैं, तो वो उसको बोल रहे हैं ये लोग कि एडिबल सीड पॉड के लिए। तो ओकरा इज, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज में आप फॉरेन वगैरह में जाओगे तो उसको ओकरा बोलते हैं। टर्मरिक, टर्मरिक का मतलब क्या है, तो क्यूरकुमा लौंगा, क्यूरकुमा लौंगा साइंटिफिक नेम है, इसका थोड़ा नाम थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि क्यूरक्यूमा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इससे क्या निकलता है, क्यूरक्यूमिन, ठीक है। ये क्यूरक्यूमिन क्या बोल रही है, जो ये जो कलर है ना हल्दी का पीला रंग, जिसके वजह से इतना फेमस है ना, तो ये जो क्यूरक्यूमिन है ना उसी के वजह से येलो कलर आता है, क्यूरक्यूमिन, क्यूरक्यूमिन, ठीक है। तो ये येलो कलर इसी के वजह से आता है, टर्मरिक के क्यूरक्यूमिन के वजह से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि जितने भी आयुर्वेदिक आप मेडिसिन देख लो, फॉरेन के मेडिसिन देख लो, इसमें बहुत ज्यादा इसकी बेनिफिट्स बताई गई हैं इस क्यूरक्यूमिन की। बहुत ज्यादा इसको ये कलर और फ्लेवर जो है क्यूरक्यूमिन की वजह से मिलता है, इसलिए याद रखना क्यूरक्यूमा लौंगा बोलते हैं। उसके अलावा आजकल नए नए रिसर्च जो है ना वो ये भी कहीं ना कहीं बताते हैं कि इस क्यूरक्यूमिन के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जैसे कई बार कैंसर वैंसर में भी बोला गया है कि इसका रोल है एंटी इन्फ्लामेटरी, देखो वो सारी तो एलिजिड रोल है, बट रियल रोल आपको क्या याद रखना, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, इस वजह से पुराने जमाने में हाथ पैर कट जाता था या आज भी हाथ पैर कट जाता है ना तो लोग बोलते हैं हल्दी लगा लो ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। ओके, ये चीज याद रखना है। और आपको बताया है ऊपर की टर्मरिक जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है, राइजोम है। नेक्स्ट जो है फ्रूट टाइप्स, फ्रूट टाइप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा फ्लावर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। चलो इसमें मैं थोड़ा टाइम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं एज इट इज। एक फ्लावर के बारे में मैंने आपको बता दिया, एंड्रोशियम गाइनोशियम, एंड्रोशियम मेल गाइनोशियम फीमेल, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो ना कि गाइनोशियम कैसे फीमेल है, हम लोग पढ़ते हैं ना गायनेकोलॉजिस्ट के पास फीमेल्स जाती है तो उसे याद रख सकते हो, गाइनोशियम इज फीमेल तो एंड्रोशियम मेल हो जाएगा। अब देखो फीमेल का जो है वो उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फीमेल का उसको हम लोग पिस्टिल बोल रहे हैं क्योंकि वो यूनिट है गाइनोशियम का। इसमें तीन पार्ट होती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ही जो है वो सीड वीड बनता है, फ्रूट, ये जब ओवरी राइपन हो जाती है ना, ये ओवरी जब पूरी मच्योर हो जाती है तो ये फ्रूट बन जाता है और इसी के अंदर जो सीड है वो बेबी मान लो आप फ्रूट का, जो अगले जनरेशन में आगे बढ़ेगा। और स्टिग्मा हो गया, तो ये तो ओवरी हो गई, फिर हो गया ये स्टाइल और ऊपर हो गया स्टिग्मा। स्टिग्मा का क्या काम है, जब मेल के एंथर से पॉलिन ग्रेन्स निकलते हैं जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो जब आता है स्टाइल पर, स्टाइल इसको लेगा,
स्टिग्मा इसको लेगा, सॉरी स्टिग्मा रिसेप्टिव है, स्टिग्मा इसको लेगा, स्टाइल से ये अंदर जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि हम यहाँ पे एंथर बोल रही हूँ, मैं पॉलन ग्रेन बोल रही हूँ, एक ही चीज है, आप मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स मान लो, एक ही चीज मान लो, ठीक। स्टाइल से ये नीचे जाएगा और फिर ओवरी में जाके यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, सिंपल। ये हो गया फीमेल। और मेल पार्ट है उसको हम लोग स्टेमन बोलते हैं, इसमें होता है एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर ये ऊपर वाला पार्ट है, यहीं पे आपके जो है वो बनता है पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स के अंदर आपके मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है, और ये रहा फिलामेंट, ठीक। और ये पेटल जो है वो खूबसूरत पेटल, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता है फ्लावर का, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिर्फ आपको याद रखना, पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और स्टेमन में एंथर और फिलामेंट। पेटल हो गए जो पंखुड़ियां देखते हैं ना, जो खूबसूरती देती है एक फ्लावर को, वो उसका पेटल है। और सेपल क्या होता है, जब जो जो नीचे वाली डंटी होती है ना ग्रीन वाली, उसके अंदर से निकलता है ये ग्रीन ग्रीन जो उसको सपोर्ट करता है, उसी को सेपल बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ये टर्म ध्यान में रहना चाहिए कि कल को इस पे पेटल सेपल पे बात आए तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। चलो समझा दिया मैंने। अब हम लोग बात करते हैं फ्रूट की। तो फ्रूट आपको बता दिया व्हाट इज ट्रू फ्रूट। देखो, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो हुआ जब ओवरी में रिप्रोडक्शन हुई, मेल और फीमेल सेल्स मिले और वो फ्रूट बन गया, तो वो ट्रू फ्रूट है, ठीक है। क्योंकि ओवरी मैच्योर हो जाएगी तो वो फ्लावर बन जाएगा और फ्लावर जो है वो फ्रूट बन जाएगा। लेकिन एक होता है फॉल्स फ्रूट, जो ओवरी से नहीं बनता, वो कहीं और से बन जाता है और हम उसको फ्रूट की तरह खाते हैं। तो वो हमें देखना है अलग अलग ट्रू फ्रूट्स। तो फॉल्स फ्रूट में सबसे पहले सोरोसिस की बात करते हैं। सोरोसिस एक टाइप ऑफ फ्रूट है जो कि मलबेरी, पाइनएप्पल जो हम लोग खाते हैं ना, जैक फ्रूट यानी कि कटहल, ये सब जो खाते हैं ना, उसमें उसके इनफ्लोरेसेंस के टाइप से निकलता है। इनफ्लोरेसेंस का यहाँ पे ये मतलब है कि जो फ्लावर के पेटल्स अभी ऊपर बताए ना, इसीलिए मैंने बताया था कि यहाँ पे भी आपको काम आएगा। जो फ्लावर के पेटल होते हैं ना, उनका अरेंजमेंट होता है अलग अलग, उसको हम लोग इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। अभी इसको समझो, बस इतना सिंपल, मैं बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहती। तो इनफ्लोरेसेंस टाइप जो है, उसके बेसिस पे जो फ्रूट बनता है ना, वो मलबेरी, पाइनएप्पल और जैक फ्रूट में दिखता है, ठीक है। इतना ध्यान रखो। अरेंजमेंट फ्लावर की है तो उस बेसिस पे फ्लोरेसेंस के टाइप पर बनता है ये मलबेरी, पाइनएप्पल और जैक फ्रूट, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पे, इसको कॉम्पोजिट फ्रूट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा फ्लोरेसेंस टाइप जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है, तो इसको कॉम्पोजिट फ्रूट भी बोलते हैं। तो एक ये टर्म भी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं नट। तो हम लोग इतने सारे नट खाते हैं, कौन से? कैशू नट खाते हैं, कोकोनट तो नहीं होगा इसमें, कैशू नट हो गया, आलमंड नट हो गया, ये सारे क्या है? फ्रूट्स एंड नट्स हम लोग बोलते हैं ना। ये सारे इन एडिबल हार्ड शेल और एडिबल सीड से बना होता है, ठीक है। तो जो हम लोग आज जो काजू वाजू खा रहे होते हैं ना, ये सारे जो कैशू नट और ट्रापा, ये लोग सब जब हम लोग खा रहे हैं, ये इन एडिबल हार्ड शेल और एडिबल सीड से बना हुआ होता है। फिर बारी आती है लीची की। लीची काफी फेमस है, आपको पता ही है। लीची जो है वो एक ड्रूप है। किस टाइप का फ्रूट है? वो एक ड्रूप है जो कि फ्लेशली एरिल से बनता है। किससे बनता है? फ्लेशली एरिल, जो कि इसका जो खाने वाला पार्ट होता है ना, जब लीची में जो व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है जो हम लोग खाते हैं, वो एरिल है। बस ये याद रखो, एरिल है। सराउंडेड बाय अ पिंक रेड राइंड, ठीक है। पिंक रेड राइंड से सराउंडेड होता है और यही जो है वो लीची को हम लोग कहते हैं। समझ गए आप लोग? यहाँ पे पिंक रेड राइंड से कंफ्यूज मत हो जाना। पिंक रेड राइंड का मतलब लीची के जो बाहर की कवरिंग होती है वो लाल और पिंक कलर की होती है ना, उसी को राइंड बोल रहे हैं। फिर बारी आती है पोम। पोम क्या है? तो एक टाइप ऑफ फ्रूट है जिसमें इन लार्ज रिसेप्टिकल को खाते हैं। रिसेप्टिकल जब बड़ा हो जाता है तो उसको खाने लगते हैं, वो पोम है। इसका एग्जाम्पल हो गया एप्पल और पेयर। जो हम लोग सेब या फिर पेयर खाते हैं ना, वो कुछ नहीं है, वो कोई ओवरी नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ओवरी का कोई कनेक्शन नहीं है, ये रिसेप्टिकल है। लीची क्या था? एरिल था। नट क्या थे? तो वो शेल और एडिबल सीड्स थी। सोरोसिस क्या था? तो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस खा रहे थे। वैसे एक पेपो नाम का फ्रूट होता है। तो पेपो फ्रूट वो होती हैं जिनका फ्लैशी इंटीरियर होता है और हार्ड राइंड होती है, ठीक है। मतलब बाहर का छिलका हार्ड होता है पर इंटीरियर बहुत ही फ्लैशी होता है। जैसे आप पेलेट खाते हो ना, इतने सारे स्क्वाश, एक सब्जी मिलती है आपको, ये दिखेगी। और फिर एक कुकुम्बर। कुकुम्बर तो सबको पता है, खीरा वगैरह, तो ये पेपो होते हैं। अब देखो, एक फ्रूट, रियल फ्रूट में क्या होगा ना, ये एक रियल फ्रूट है। रियल फ्रूट में क्या आप देख रहे हो, मैच्योर्ड ओवरी ही एक फ्रूट बन जाती है। अंदर एक छोटू सा सीड होता है, बाहर में फ्रूट के पार्ट्स हैं। बाहर में जो है आपको एक्सोकार्प दिखेगा, बीच में मेसोकार्प दिखेगा और अंदर एंडोकार्प होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये मेसोकार्प खा रहे होते हैं। जैसे एक ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल दूं मैं आपको, सबसे फेमस और सबसे प्यारा एग्जाम्पल है मैंगो। मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ एग्जाम्पल, मैंगो। मैंगो में हम लोग प्रॉपर ये तीन चीजें आप देख सकते हो, कौन से? एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प जो है वो प्रॉपरली इसमें दिख सकता है। फिर बारी आती है किसकी? फिर बारी आती है मेडिसिनल प्लांट्स की। मेडिसिनल प्लांट्स में अब हम लोग देखेंगे, फ्रूट देख लिया हमने, ये देख लिया, फ्लावर्स देख लिए, अब हम लोग मेडिसिनल प्लांट देखते हैं। पहली बात आती है क्विनीन की। क्विनीन क्या है? ये मलेरिया को क्योर करने के लिए एक
पेड़ से निकलता है, उसका नाम है चिंकोना ट्री। और चिंकोना ट्री के बार्क, अभी ट्री समझाया इसीलिए मैंने, ट्री के अंदर क्या होता है ना, ट्रंक होता है, ठीक है, मोटा सा जो स्टेम है वो ट्रंक बन जाता है, और ट्रंक का जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग बार्क बोलते हैं, जिसको छाले बोलते हैं ब्राउन कलर के। तो उसको हम लोग चिंकोना ट्री जो है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, रुबिएसी फैमिली से, उससे क्विनीन निकलता है। वैसे ही बात है आर्टीथर। आर्टीथर एक एंटी मलेरियल, पोटेंशियल एंटी मलेरियल ड्रग है, जिसको डिराइव किया जाता है आर्टेमिसिनिन से, जो कि सीवियर मलेरिया केसेस में आपको बचाता है, ठीक है। सीवियर मलेरिया केसेस किससे डिराइव होता है, याद रखना, आर्टेमिसिनिन। और ये पोटेंट एंटी मलेरियल ड्रग है, पोटेंशियल है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे एंटी मलेरियल ड्रग की, तो एक है क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन और एटोवाक्विन। ये तीन नाम याद रखें, क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन और एटोवाक्विन। नेक्स्ट देखते हैं फाइबर प्रोडक्शन। फाइबर क्या होता है, एक रेटिंग प्रोसेस, एग्जाम में कभी भी रेटिंग प्रोसेस आए तो फाइबर से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मॉइस्चर प्लांट के टिश्यूज को डिसॉल्व कर देते हैं, घुला देते हैं, और उससे क्या होता है, फाइबर जो है स्टेम से सेपरेट हो जाता है। स्टेम के अंदर फाइबर्स होती हैं, वो अलग निकल जाती हैं। जैसे जूट सबसे फेमस है, जूट क्या होता है, जूट तो एक फाइबर है। वैसे ही हेम्प और सन, ये सारे क्या हैं, फाइबर्स हैं। तो स्टेम के अंदर से ही निकलती है, रेटिंग प्रोसेस है, तो रेटिंग प्रोसेस याद रखना है। कॉटन, कॉटन भी एक फाइबर है। कॉटन का डिस्क्रिप्शन अगर बताएं तो वो सॉफ्ट फ्लफी फाइबर होता है, जो कि छोटे छोटे बॉल्स में निकलता है, और उसमें एक सीड होती है, उसके आसपास कॉटन होता है। कॉटन का कॉम्पोजिशन थोड़ा ध्यान में रखना है। कॉटन में 91% सेल्यूलोज होता है, 7.85% वाटर होता है, बाकी प्रोटोप्लास्ट, फैट और मिनरल्स होती है। और कॉटन आपको पता ही कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। फिर बात आती है इंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट। कुछ प्लांट और उसकी इंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। जैसे पपाया, पपीता हम सब खाते हैं, पपीते के अंदर ना एक एंजाइम होता है जिसको पपायन बोलते हैं, और ये प्रोटीन डाइजेशन में बड़ा मदद करता है। इसीलिए डॉक्टर्स जब भी किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, या हम घर पे भी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं पपीता खाओ, क्योंकि उसमें पपायन है। वैसे कलरेशन की बात की जाए तो पपीता येलो कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होती है जिसको ज़ैंथोफिल पिगमेंट कहते हैं, कैरिकाज़ैंथिन नाम है। उसके बाद बात करते हैं पिगमेंट्स इन एडिबल प्लांट्स। रेड एप्पल जो है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट है, कैरोट जो है वो कैरोटीन पिगमेंट होती है। उसके अलावा टोमेटो में लाइकोपीन पिगमेंट होती है, टर्मरिक में ज़ैंथोफिल पिगमेंट होती है, पर आप क्यूरकुमिन भी याद रखोगे जो मैंने आपको बताया था। फिर बीट रूट जो है उसमें बेटानिन पिगमेंट होती है। इसमें आपको ये सारे पिगमेंट याद रखने पड़ेंगे, कैरोट का कैरोटीन भी, रेड एप्पल का एंथोसाइनिन भी, टोमेटो का लाइकोपीन तो और इम्पोर्टेंट है, और बीट रूट इतना फेमस आपको पता ही है, लाल कलर का होता है, उसमें बेटानिन होती है। अब ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। ओपियम क्या है, आप जब भी जो भी हेलुसिनेटिंग सब्सटेंसेस सुनते हो, और जो ड्रग्स की जो ये सारी चीजें सुनते हो, उसमें ओपियम का बड़ा नाम आता है। ओपियम एक ड्राइड लेटेक्स है, किससे, तो एक पॉपी सीड्स होती हैं, ठीक है। उसके अंदर उस पॉपी सीड का फुल फॉर्म साइंटिफिक नेम होता है पापावेर सोमिनिफेरम। ये पापावेर सोमिनिफेरम प्लांट जो होती हैं उसके अंदर से उनके लेटेक्स को निकालते हैं, उसमें 12% मॉर्फिन होता है, और ये जो है वो बाद में प्रोसेस करके इससे हेरोइन बनाया जाता है और सिंथेटिक ओपियोइड्स बनाए जाते हैं। तो आप सोचोगे कि ये सारे ड्रग्स है, बनते क्यों हैं जब इतने खतरनाक है, तो क्योंकि ये मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, पर इसको यूजुअली इलीगली यूज किया जाता है। लोग इसको कंज्यूम करते हैं बट मेडिसिनल प्रोसेस में यूज होता है, क्योंकि जब बहुत बड़े बड़े ऐसे सर्जरी वगैरह होती है ना, तो एनेस्थीसिया होता है, उसका इतना रोल नहीं होता, तो ये सारी चीजें दी जाती हैं ताकि थोड़ा ईज कर सके पेन वगैरह को। अब दूसरे अल्कोलॉइड्स का नाम बात करते हैं हम लोग, जैसे कि कोडीन, थियाबीन, पापावेरिन, नॉस्केप्रीन, ये सारे दूसरे अल्कोलॉइड्स हैं। देखो दूसरी चीज बताती हूँ, अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैम ये अल्कोलॉइड्स क्या हैं, अल्कोलॉइड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अल्कोलॉइड्स जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, और ये आपको कुछ प्लांट्स और फंगस में भी मिलते हैं, कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये अल्कोलॉइड जो होते हैं इनका बहुत बड़ा जो है ना अलग अलग इफेक्ट होता है, प्लांट से निकाले जाते हैं ऑफ कोर्स, इनके अलग अलग यूज होते हैं। जैसे एनाल्जेसिक, ये टर्म सारे मैं जो बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है। एनाल्जेसिक हो गया, उसके बाद एंटीबैक्टीरियल हो गया, एंटीबैक्टीरियल तो बहुत लोगों को पता होगा, एंटी कैंसर हो गया। तो यानी आप देख रहे हो कि ये हेल्थ बेनिफिट बहुत है इन अल्कलॉइड्स के। इसमें एनाल्जेसिक जो है, उसके बाद स्टिमुलेंट्स हो गए, ये सारे जो आप ड्रग्स अभी देखे, ओपियम वगैरह देखे, वो क्या है, ये पेन रिड्यूसिंग ड्रग्स है ना,
पेन रिड्यूसिंग ड्रग्स है। एनाल्जेसिक का क्या काम होता है? पेन रिडक्शन। तो एक तरह से एनाल्जेसिक हो गया ना, ये जो भी हम लोग हेरोइन या फिर ये मॉर्फिन देख रहे हैं, दीज आर एनाल्जेसिक्स, नथिंग बट एनाल्जेसिक। वैसे एक और टर्म है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक ये किससे रिलेटेड है? तो ये फीवर से रिलेटेड है कि फीवर कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स यूज होती है। तो एक एंटीपायरेटिक टर्म भी यूज हो गया। तो ये जो एल्कोलॉइड्स है ना, यही कंपाउंड जो होता है प्लांट से निकलते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो आपको कुछ एल्कोलॉइड्स के नाम पता होने चाहिए। अब सल्फर कंपाउंड्स इन गार्लिक एंड अनियन। आप सबको पता है कि अनियन और गार्लिक जो है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग सा स्मेल होता है, जिसकी वजह से हमारे खाने को स्वाद में मिलता है, पर एक आफ्टर स्मेल रह जाती है। तो उसमें क्या कंपाउंड है वो पता होना चाहिए। जैसे इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होती हैं। क्यों डिस्टिंक्टिव स्मेल है अनियन और गार्लिक की? क्योंकि इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, हमें इनके नाम पता होने चाहिए। जैसे एलिसिन, ये तब निकलता है ना जब गार्लिक को काटा जाता है, लहसुन को काटा जाता है, जिसके वजह से अलग सल्फर कंपाउंड्स बनती हैं। ठीक है। उसके बाद एक एलाइल मिथाइल सल्फाइड। जब हम लोग प्याज को काटते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आने लगते हैं ना, वो एक अलग चीज है, पर आपको याद होनी चाहिए कि जब प्याज को काटते हैं तो उसके अंदर से निकलता है एलाइल मिथाइल सल्फाइड। ये एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और इसी वजह से हम प्याज खाने के बाद हमारे ब्रेथ से और हमारे स्किन से भी एक अलग सी ओडर आने लगती है, एक बदबू आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें एलाइल मिथाइल सल्फाइड है। तो एलिसिन इज गार्लिक, एलाइल मिथाइल सल्फाइड इज अनियन। वैसे ही एक है सिस्टीन सल्फोक्साइड। सिस्टीन सल्फोक्साइड जो है वो बैड ब्रेथ करता है। जैसे हम लोग अनियन और गार्लिक खाते हैं उसके तुरंत बाद अजीब सी स्मेल आने लगती है ना मुंह से, वो सिस्टीन सल्फोक्साइड की वजह से होती है। पर इनकी हेल्थ बेनिफिट है, एक फ्लेवर तो ऐड करता ही है प्याज लहसुन हमारे खाने में, बट इसकी हेल्थ बेनिफिट ये है ना कि ये लीड कर सकता है हैलिटोसिस, जो कि बैड ब्रेथ होती है। जब आप कच्चा खाते हो ना प्याज और लहसुन को तो उससे बैड ब्रेथ होती है, ठीक है, अजीब सी स्मेल आती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके जो हेल्थ एडवांटेजेस हैं वो नहीं है। बैड ब्रेथ तो अलग चीज है, पर हेल्थ एडवांटेज क्या होता है? वो ये होता है कि लोग बोलते हैं कि डायबिटीज वगैरह में अगर आप रॉ गार्लिक कंज्यूम करते हो तो थोड़ी हेल्प करते हैं। और ये सारी चीजें सिर्फ बोलने की नहीं होती है, सारी प्रोवन होती है, कई हद तक रिसर्च होती है। फिर बारी आती है सल्फेनिक एसिड की। सल्फेनिक एसिड अनियन में होता है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि प्याज काटते ही आंसू क्यों आने लगते हैं, क्योंकि अनियन के अंदर से एक कंपाउंड निकलता है जिसका नाम है सल्फेनिक एसिड। ये हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स को इरिटेट करता है। ये लैक्रिमल ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं? हमारी आईज में होती है, और ना टीयर प्रोड्यूस करने की मदद में आती है, आंसू निकलने में। ठीक है, याद रखना है लैक्रिमल ग्लैंड और टीयर। इसको मैं थोड़ा स्टार मार्क कर देती हूँ। लैक्रिमल ग्लैंड थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। अब इकोलॉजिकल रोल्स की बात करते हैं। तो देखो अब हम लोग प्लांट की बात कर रहे थे, अलग अलग टाइप मॉडिफाइड प्लांट देख लिया। प्लांट का यार अलग अलग रोल होता है। 3 तरह के प्लांट के इकोलॉजिकल रोल्स है, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? तो प्रोड्यूसर वो प्लांट होते हैं, या फिर प्लांट नहीं, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्लांट स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जो है उनके अलग अलग इकोलॉजिकल रोल देखते हैं। पहली बात आती है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। फिर बारी आती है कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर में हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो कि या तो किसी प्रोड्यूसर को खाएंगे या फिर किसी दूसरे कंज्यूमर को ही खाएंगे। इसमें क्या होते हैं? हर्बीवोर और कार्निवोर। हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है वो रैबिट और डियर, ये सारे ये प्रोड्यूसर को खाते हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी कंज्यूमर कह रहे हैं। बट कार्निवोर वो होते हैं जो कि हर्बीवोर के ऊपर फीड करते हैं, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। जैसे कौन हो गया इसमें? टाइगर हो गए, लायन हो गए। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? वैसे कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं हमारी इकोलॉजी में। डिकम्पोजर्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये जो है ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल का, और रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फॉर प्लांट। ठीक, तो अगर हमारे और इन्वायरमेंट में डिकम्पोजर्स नहीं होते तो आज जो भी हम खाना वगैरह ये सब पुरानी चीजें फेंक देते हैं ना, वो डिकम्पोज नहीं हो पाता और वो रिसाइकलिंग नहीं हो पाती उसकी। फिर बारी आती है बड एंड कॉर्क की। तो ये तो आपने इकोलॉजिकल रोल देख लिया बड एंड कॉर्क के। मतलब बड क्या होता है? तो बड एक अंडर डेवलप्ड या एम्ब्रियोनिक शूट होता है, ठीक है, जो कि लीफ की एक्सिल पे होता है, क्योंकि वहीं से ना बाद में स्टेम के टिप पे होता है, और ये डोरमेंट होता है जो बाद में शूट में ग्रो कर जाता है। वैसे होता है कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? इसको किससे निकालते हैं? जैसे ओक का पेड़ है ना, उसके बाद से कॉर्क निकलता है। ये प्राइमरली कहाँ पे निकलता है? तो मेडिटेरेनियन रीजन में पाए जाते हैं ये ओक ट्री। तो बड एंड कॉर्क थोड़ा ध्यान में बस रखो कि अंडर डेवलप्ड शूट इज बड एंड कॉर्क इज फाउंड फ्रॉम द बार्क। सिंपल इतना ही। तो ये सारी कुछ बातें थी प्लांट किंगडम की।
जिसमें हमने अलग अलग चीजें देखी, अलग अलग ये देखे। अब नेक्स्ट हम लोग किस पे मूव ऑन कर रहे हैं, एनिमल किंगडम पे मूव करें, क्योंकि एनिमल किंगडम भी हमने क्लासिफिकेशन में है, तो एनिमल किंगडम को देख लेते हैं। एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर है, बहुत बड़ा, और ह्यूमंस एनिमल किंगडम के ही अंदर आते हैं। एनिमल किंगडम में सारे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एनिमल किंगडम में वो होंगे जो यूकैरियोटिक तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा मल्टी सेलुलर होंगे ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन हम लोग देखते हैं। सबसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एनिमल जो है 1.5 मिलियन लिविंग स्पीसीज अभी तक है। 7 मिलियन इन टोटल में 1.5 मिलियन लिविंग स्पीसीज कौन है, वो एनिमल है। नेक्स्ट चीज ये है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, वो मोस्टली ऑर्गेनिक मटेरियल कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और मूवमेंट के कैपेबल होते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। ये भी याद रखना, एनिमल किंगडम में रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली। एनिमल किंगडम के बारे में आगे मेजर फाइलस के बारे में डिस्कशन है, पर उससे पहले थोड़ा समझना चाहिए कि एनिमल किंगडम का डिवीजन कैसे हुआ है। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर एक बार पता रहेगा ना कि कौन सा एनिमल कहाँ फॉल कर रहा है, तो आसान रहेगा पढ़ने में। एनिमल किंगडम को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पैराजुआ, मेटाजुआ। सिंपल भाषा में कहे तो पैराजुआ वो हो गए जिनके ऊपर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि उनकी बॉडी में सेल ही हैं, सेल से टिश्यू नहीं बन पाया, ऑर्गन नहीं बन पाया, मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म पैराजुआ में आते हैं। ये लोग सीडेंट्री होते हैं, ये लोग मूव करने की कैपेसिटी नहीं रखते, ना स्विम कर सकते हैं, ना कुछ, एक जगह पड़े रहते हैं। सीडेंट्री का ये मतलब होता है। तो पैराजुआ के अंदर एक फाइलम आता है जिसका नाम है पोरीफेरा, और जब मैं आपको स्पॉन्जेस करा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि पोरीफेरा ये किंगडम इज स्पॉन्जेस है। पोरीफेरा के नाम में आप पोर देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है पोर्स। तो जो स्पॉन्जेस होते हैं एनिमल, वो आपको समुद्र के अंदर दिखेंगे, एक जगह रहते हैं वो, उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसीलिए इनको किंगडम पोरीफेरा में रखा गया है। दूसरे होते हैं मेटाजुआ। मेटाजुआ में वो एनिमल्स होते हैं ना जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जिनका मोबाइल होते हैं, जो चल फिर सकते हैं, यानी कि थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अभी किस बेसिस पे नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा डिवाइड किया गया है, तो जो इनके अंदर है वो नोटोकॉर्ड है कि नहीं। जिनके पास नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेटा है, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है वो नॉन कॉर्डेटा। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है, नहीं होता है, ये आपके लिए बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को इस पे पीएचडी नहीं करनी है। बस याद रखना कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर भी दो पार्ट ऑफ एनिमल होते हैं, एक प्रोटोकॉर्डेटा और एक वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के नाम से आपको पता चलोगे जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रेट्स में आपके आ जाते हैं फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स को एव्स भी बोलते हैं, और मैमल्स। और प्रोटोकॉर्डेट जो है वो दूसरे एनिमल्स है, वो वर्टिब्रेट से पहले आए हैं। अब नॉन कॉर्डेटा जो होते हैं उनके पास तो नोटोकॉर्ड ही नहीं है, तो इनके अंदर तो ये इनवर्टिब्रेट्स भी हो गए, क्योंकि इनके पास तो वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। तो नोटोकॉर्ड, इनवर्टिब्रेट्स जो है ये एनिमल्स में आता है। सिलेंट्रेटा, ये जो नाम बताई ना मैंने आपको, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, ये फाइलम है। जो कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक समझाया था ना, उसमें जो फाइलम है कीप पॉट वाला, वो फाइलम्स है फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल वगैरह। वैसे नॉन कॉर्डेटा में जो कुछ इंपॉर्टेंट फाइलम्स हैं वो कौन है, वो है सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, नीमाथेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकिनोडर्माटा। ये याद रखना है। हम लोग जो है ना वो मैमल्स के अंदर आते हैं, हम ह्यूमंस, ठीक है, इतना ध्यान में आपको रहना चाहिए। अब सिलेंट्राटा जो है ना, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे तो यहाँ पे भी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, चीजें थोड़ी अलग होगी। सिलेंट्रेटा का कुछ एग्जांपल होता है, जो प्लैटीहेलमिन्थिस है उनका कुछ एग्जांपल होता है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा थोड़ा हमें देखना पड़ता है क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एनेलिडा के अंदर आपका आ जाता है अर्थवर्म, ये एनेलिडा के अंदर होता है। नीमेथेलमिन्स के अंदर कुछ नीमाटोड्स आते हैं। प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर फ्लैटवर्म वगैरह का नाम सुना होगा, वो आते हैं। सिलेंट्रेटा के अंदर आपके आते हैं जेलीफिश वगैरह, नाम सुनिए ना, वो सिलेंट्रेटा के अंदर आते हैं। चलो अब हम लोग धीरे से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर ही इंसेक्ट आते हैं, तो जो हम लोग इंसेक्ट देखते हैं ना वो एक क्लास है, ठीक। आर्थ्रोपोडा का नाम जो है ना, नाम को अगर आप तोड़ो तो आर्थ्रो एंड पोड, पोड का मतलब होता है लेग और आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, तो इसी से ये वर्ड आया है आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लेग्स। तो जब भी आप देखते होगे ना इंसेक्ट वगैरह, तो उनकी लेग्स ध्यान से देखना, जॉइंटेड होती हैं। ये लार्जेस्ट फाइलम है प्लांट एनिमल किंगडम का, क्योंकि 60% जितनी भी स्पीसीज है ना एनिमल की, वो इसी से निकल करके आती हैं, क्योंकि इसके अंदर इंसेक्ट है। अब अलग अलग क्लासेस हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। जैसे आर्थ्रोपोडा में सिर्फ इंसेक्ट याद नहीं रखना, जो क्रैब देखते हैं हम लोग, या फिर जो हम लोग स्पाइडर देखते हैं, ये सारे जो है वो किसके अंदर आते हैं, वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर ही आते हैं। तो इसमें पहला क्लास है मेलाकोस्ट्रेसा, इसमें क्रैब है। एराक्निड्स जो है इनके पास दो बॉडी रीजन होता है, सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। इतना समझने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो इसके अंदर स्कॉर्पियंस और स्पाइडर आते हैं, यानी कि बिच्छू और
स्पाइडर तो आपको पता ही है, मकड़े वगैरह, वो क्लास एरेक्निड के अंदर आते हैं। 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस का मतलब हुआ 6 पेयर ऑफ लेग्स हैं। फिर बात आती है इंसेक्टा, मैंने बताया इसके अंदर सारे इंसेक्ट आते हैं। इनकी इनकी बॉडी, इंसेक्टा की बॉडी थोड़ी सी याद रखना कि इंसेक्ट का बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। सिर होगा, फिर थोरेक्स होगा और एब्डोमेन होगा, और 3 पेयर ऑफ लेग्स है, यानी टोटल कितने लेग्स हो गए, 6 लेग्स हो गए। बायोल्यूमिनेसेंस, अब कुछ इंसेक्ट्स क्या क्या शो करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का क्या मतलब होता है, खुद से इनकी बॉडी ना लाइट निकालती है। सिंपल भाषा में ये कह, जैसे कि आपने जुगनू देखे ना, ग्लो वर्म, ये सारे क्यों हो रहे हैं, इनके पास एक ब्लू ग्रीन लाइट होती है, अपनी टेल से निकालते हैं क्योंकि इनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एंजाइम ल्यूसिफेरेज। इसी एंजाइम ल्यूसिफेरेज की वजह से ग्लो वर्म जो है वो अपनी टेल से लाइट निकालते हैं और लाइट को ये करता है। आप सोचते होगे कि क्यों बायोल्यूमिनेसेंस नेचर ने दिया होगा, तो नेचर का एक वे होता है, ये एनिमल्स खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, कई कई बार मेट को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो जरूरी है, इस तरह के बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। फीडिंग स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो आपको पता है इंसेक्ट में मॉस्किटो आते हैं, तो फीमेल मॉस्किटो की बात की जाए तो फीमेल मॉस्किटो ऑलवेज ब्लड सकिंग, और वही बीमारियां कॉज करती हैं, चाहे फीमेल एनोफिलिस जो है वो मलेरिया कॉज करे। और मेल मॉस्किटोज के पास और फीमेल मॉस्किटो ब्लड सक कर सकती है, तभी तो ये लोग जो है वो बीमारी फैलाएंगे, ब्लड से ब्लड ही जाएगा ना दूसरे एनिमल का, तो वो कर पाएंगे। लेकिन जो मेल मॉस्किटोज है उनके पास वो माउथ पार्ट ही नहीं है जिससे वो ब्लड सक कर सके, और इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्लांट जो होती है ना, फ्लावर, प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं उनमें नेक्टर होते हैं, तो नेक्टर से जाकर के वो लोग नेक्टर को फीड करते हैं, वो लोग को ये सब ब्लड सक नहीं करते हैं। रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट जो है ना वो ब्रीथ करता है ट्रेकिया के थ्रू, और इसका एक्सक्रीशन होता है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि मैल्फिजियन ट्यूब्यूल जो है वो किसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, तो वो इंसेक्ट के एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं, हमने देख लिया आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं। एनालिड में मैंने आपको पहले ही बता दिया, एनालिड के अंदर आपका अर्थफॉर्म वगैरह आ जाता है। सिले इकाइनोडर्माटा की बात की जाए तो कॉमनली इनको इकाइनोडर्म्स बोलते हैं, ठीक है, और ये मरीन एनिमल्स होते हैं, ज्यादातर समुद्र में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और इकाइनोडर्मेटा का सबसे अच्छा एग्जांपल जब आप स्टारफिश देखते हो ना, मूवीज वगैरह में भी देखा हो, ये सारे इकाइनोडर्मेट्स हैं। और यहाँ के जो अडल्ट्स होते हैं ना इस एनिमल के, उनके पास 5 पॉइंट रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब 5 हाथ ऐसे होता है, क्योंकि स्टार में भी 5 है ना, इसमें स्टारफिश आ गया, सी अर्चिन आपने नाम सुना होगा, सी कुकुम्बर सुना होगा, ये सारे फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। और आर्थ्रोपोडा के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुपिंग है ड्यूटेरोजोम्स की, कॉर्डेटा में। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इकाइनोडर्म्स मोस्टली ओविपेरस होते हैं, यानी ओविपेरस और वीविपेरस में क्या अंतर होता है, तो ओविपेरस का वो मतलब होता है वो एनिमल जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स, बाय लेइंग एग्स उनको ओविपेरस कहते हैं, और वीविपेरस वो एनिमल होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन, बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। तो ये दो तरह का है, ओविपेरस एंड वीविपेरस मोस्टली। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का, तो फाइलम मोलस्का की बात कर लेते हैं। फाइलम मोलस्का के अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं, तो मोलस्क के अंदर जो सबसे फेमस एनिमल है वो है ऑक्टोपस, आप सबने ऑक्टोपस का नाम सुना होगा। दूसरा डेविल फिश, इसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं ना मोलस्क के अंदर, इनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है, और 8 आर्म्ड मोलस्क होते हैं, 8 आर्म तो पता ही ऑक्टोपस में होता है। इनके जो मेंबर है ना उनमें एक जाइंट स्क्विड होता है और एक कोलोसल स्क्विड होते हैं, इनको लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कहा गया, इनका इतना बड़ा साइज है, गूगल पे जाकर के एक बार ये पिक्चर जरूर देखिएगा, कोलोसल स्क्विड की और जाइंट स्क्विड की, इनको लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि इनवर्टिब्रेट्स क्यों कह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको समझाया था। तो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स में आपके जो है वो आ जाता है जायंट स्क्विड और कोलोसल स्क्विड, किसके अंदर है, फाइलम मोलस्का के अंदर है। ऑक्टोपस के बारे में एक आध चीजें मैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहती हूँ। पहली चीज तो आपको पता चल गई कि हाँ ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है। ऑक्टोपस जो है ब्लड इसका ब्लू कलर का होता है, ठीक है, पहली फैक्ट तो ये आपको पता होनी चाहिए, ब्लू कलर का होता है, और ये कॉपर बेस्ड ब्लड होता है। किसका बेस्ड होता है, कॉपर बेस्ड ब्लड होता है। Cu का मतलब यहाँ पे कॉपर है, ठीक। दूसरी चीज आपको ये बता दे, जो ऑक्टोपस होते हैं ना उनकी बॉडी इतनी सॉफ्ट होती है कि वो अपना हेड वेड सब कुछ स्क्वीज कर सकते हैं, स्मॉल स्मॉल स्पेसेस से निकल सकता है ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस का जो स्किन होता है ना उसके अंदर क्रोमैटोफोर्स होते हैं, इसीलिए ऑक्टोपस कलर भी चेंज कर सकता है, क्रोमैटोफोर्स होती हैं इन देयर स्किन।
तो ये कलर चेंज कर सकता है, अपना कलर से जो आसपास का इन्वायरमेंट है ना उसके थ्रू अडेप्ट कर सकता है। तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कलर चेंज। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सुनते हैं, ऑक्टोपस एक इंक सिक्रीट करता है। कार्टून वगैरह अगर आपने बचपन में देखा होगा तो इंक सिक्रीशन करता है, ब्लैक कलर की इंक। जब भी इसके पास कोई प्रेडेटर आता है ना, कोई इसको खाने की कोशिश करता है, तो क्लाउड ऑफ ब्लैक इंक जो है वो उसके ऊपर रिलीज कर देता है। और इससे क्या होता है, प्रेडेटर्स की आंखें या तो जल जाती है या टेम्परली वो अपना सेंसेस से होशो हवास से हट जाता है और ना पैरालाइज हो जाता है। तो इसी वजह से ये 3 चीजें ऑक्टोपस के बारे में थोड़ी पता होनी चाहिए। और ब्लू ब्लड सबसे ज्यादा यूनिक फीचर है। दूसरी चीज बात की जाए थर्मो रेगुलेशन की। अब एनिमल किंगडम में दूसरे फाइलम करने से पहले हम थोड़ा थर्मो रेगुलेशन देख लेते हैं। एनिमल किंगडम में जो एनिमल यूजुअली जो एनिमल्स होते हैं ना, वो या तो होम्योथर्मिक होते हैं या हेट्रोथर्मिक होते हैं। होम्योथर्मिक का मतलब होता है वो एनिमल्स जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर स्टेबल रख सकते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेशन के हिसाब से, चाहे जो भी एक्सटर्नल टेम्परेचर हो। सिंपल भाषा में बात की जाए तो ऐसा एनिमल अगर बाहर -3 डिग्री सेल्सियस चल रहा हो तो वो अपनी बॉडी के अंदर ऐसे रिएक्शंस बना सकते हैं कि -3 डिग्री सेल्सियस में भी इसकी बॉडी अंदर से इतने टेम्परेचर रख सकते हैं कि जिंदा रहे। और एक होते हैं, उनको कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। होम्योथर्मिक इज वार्म ब्लडेड, अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं बाहर जो भी हो रहा हो। दूसरे होते हैं हेट्रोथर्मिक, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज, इसके अंदर रेप्टाइल, एम्फीबियन और फिश आता है। और वार्म जो होम्योथर्मिक एनिमल्स में बर्ड और मैमल्स आते हैं। ये लोग जो है ना, ये एक्सपीरियंस करते हैं बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर -3 डिग्री बाहर है तो इनके बॉडी जमने की स्थिति में आ सकता है, तो इनको ये ना अपने फ्लक्चुएशन से एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद होते हैं नॉक्टर्नल एडेप्टेशन। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल, नॉक्टर्नल मतलब आधी रात, ऐसे एनिमल्स होते हैं ना जो रात के टाइम में एक्टिव होते हैं। ठीक है, इनकी जो है ना रात के समय में सेंसेस जो है वो एक्टिव क्यों होती है, क्योंकि इनकी सेंस ऑफ हियरिंग, स्मेल, ये सारी बढ़ जाती है रात के समय। इसमें आपके मच्छर हो गए, बैट हो गया, आउल हो गया, कीवी हो गए। ठीक है, और एक और चीज है कि एक एनिमल का नाम है आई आई। ठीक है, ये लार्जेस्ट नॉक्टर्नल प्राइमेट है जो कि इकोलोकेशन के थ्रू अपने प्रे को खाता है। अब इकोलोकेशन क्या होता है कि इकोलोकेशन में एक आवाज निकालते हैं ये लोग। ठीक है, और उस आवाज का इको से चेक करते हैं कि एनिमल कितना दूर है इनसे। ठीक, मान लो ये आवाज है ना 50 फीट पे इन्होंने आवाज निकाली, एक एनिमल उनका प्रे है, यहाँ पे उसके बॉडी से आवाज टकरा के वापस आती है ना, इसी को इको बोलते हैं। और इस इको लोकेशन के थ्रू ये एनिमल जो है वो खा लेते हैं। तो उसी में एक फेमस नॉक्टर्नल प्राइमेट है रात के टाइम का लार्जेस्ट जो इको लोकेशन यूज करता है, उसका नाम है आई आई। ये मेडागास्कर वाले रीजन वगैरह में मिलता है। ठीक है, ये आई जो है वो मेडागास्कर वाले रीजन में मिलता है। और इसकी पिक्चर एक बार आप लोग देखना, बड़ा ही खतरनाक दिखता है, एकदम आप डर जाओगे देख के इसको। ठीक है, वैसा दिखता है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिसनोमर्स इन एनिमल क्लासिफिकेशन। अब देखो, कई बार ऐसे आपको एनिमल्स दिखेंगे ना एनिमल किंगडम में जिनके नाम के पीछे फिश लगा हुआ है, बट वो ट्रू फिश नहीं है, क्योंकि जो रियल फिश है ना वो आपको दिखेगी यहाँ पे। जब हम लोग क्लासिफिकेशन में वर्टिब्रेट देखते हैं तो अब आपको ट्रू फिश दिखती है। बट बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो वर्टिब्रेट है ही नहीं, कॉर्डेट्स है ही नहीं, बट उनके नाम पे फिश लगे है। जैसे जेलीफिश, जेलीफिश सिलेंट्रेटा में आता है, जो निडेरिया दिखाया उसमें आता है। स्टारफिश आपकी काइनोडर्मेटा में आता है, पर वो फिश तो नहीं है। वैसे एक सिल्वर फिश है जो कि इंसेक्ट है। वैसे कटल फिश है, वो एक मॉलस्क है। हैग फिश जो है वो साइक्लोस्टोमेटा है। डेविल फिश जो है वो मॉलस्क के अंदर आता है। और क्रे फिश एक आर्थ्रोपोड है। तो ये सारे जो फिशेज हैं इनके नाम थोड़े से ध्यान में रखने की कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। ट्रू फिश कौन सी हुई, तो ट्रू फिश वो हुए जो कि पानी में रहते हैं पहली चीज तो। दूसरे ये वर्टिब्रेट है, इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है। दूसरा इनके अंदर नोटोकॉर्ड होगा, तो यानी कि कॉर्डेटा है। ट्रू फिश के अंदर फिन्स वगैरह होती हैं। नोटेबल ट्रू फिश के अंदर आता है आपका फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, डॉग फिश वगैरह वगैरह। स्कोलियोडॉन जो है वो डॉग फिश का साइंटिफिक नेम है। ये कार्टिलेजिनस फिश है, जबकि सी हॉर्स जो है वो एक बोनी फिश है। यानी आपको समझ में आ गया, फिश के भी 2 पार्ट है, बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश। ऐसे फिश जिनके जो वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स होते हैं तो वो बोनी फिश है, और जो कार्टिलेज वाले फिश होते हैं उनको कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं। बोनी फिश मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलती है आपको, जैसे कि कॉमन कार्प, लंग फिश, रेहू, कतला, ये सारे बोनी फिश हैं। कार्टिलेजिनस फिश मोस्टली आपको समुद्र में मिलती है, जैसे कि शार्क हो गई, स्टिंग रेज हो गई, ये सारी कार्टिलेजिनस फिश हैं। रेस्पिरेटरी अडेप्टेशन मछलियों में बात की जाए तो फिश जो है वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती है, बस इतना याद रखना है। और यहाँ से इनका गैस एक्सचेंज होता है, क्योंकि ये तो पानी में रहती है ना, तो पानी में तो ऑक्सीजन फ्रीली डिजॉल्व मिलेगा, तो गिल्स इनकी मदद करता है ये ऑक्सीजन लेने में। ठीक है, उसके बाद अडेप्टेशंस देखती हैं अलग अलग। विंटर के टाइम में कई बार पानी में बर्फ जम जाती है, तो ये बर्फ जो ऊपर के साइड में जम जाती है ना, तो जो
है उसको वो इंसुलेट करके रखता है, ठीक है, बिलो एट अ टेम्परेचर 0 डिग्री, तो फिश आराम से पानी के अंदर सरवाइव कर सकती है। एम्फीबियंस की बात की जाए तो अब हम लोग देखेंगे एम्फीबियंस को। एम्फीबियंस वर्टिब्रेट होते हैं जो कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में पाए जाते हैं। ये जो टर्म एम्फीबियन है ना वो ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड एम्फीबायोस, यानी बोथ काइंड ऑफ लाइफ, दोनों काइंड ऑफ लाइफ जो जी सकते हैं उनको हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जब हमने क्लासिफिकेशन देखी थी तो एम्फीबियन आपका वर्टिब्रेट्स पे आया था, फिश के बाद एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, फिर बर्ड एप्स और फिर मैमल। तो जब हम लोग एम्फीबियन को देखे समझ में आ गया कौन से वर्ड से, इसलिए दोनों जगह रह सकते हैं, एक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल में। कुछ एम्फीबियंस के एग्जाम्पल बताती हूँ, इंपॉर्टेंट एम्फीबियन। फ्रॉग, नाम तो सबने सुना होगा, फ्रॉग, टोड, ये सारे जो है ना कुछ कॉमन एम्फीबियन है जिनका नाम आपने सुना होगा। एक होता है सैलमेंडर। सैलमेंडर की जब आप पिक्चर देखोगे ना तो ये आपको छिपकली जैसी दिखेगी, ठीक है, लिजर्ड जैसी, बट ये होता एम्फीबियन है। लिजर्ड नहीं आएगा ना, क्योंकि लिजर्ड कहाँ पे आ गया, लिजर्ड होता है आपका रिप्टाइल्स में, लेकिन सैलमेंडर दिखता लिजर्ड जैसा है पर होता एक एम्फीबियन। उसके अलावा एक एक्सोलोटल है, एक्सोलोटल्स, ये सारे भी आपके एम्फीबियन है, थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। इसमें अब नेक्स्ट हम लोग कहाँ मूव करेंगे, हम लोग रेप्टाइल में मूव करेंगे। तो क्लास रेप्टाइल जो है उसके अंदर आपके सांप आ जाता है, इसी के अंदर आपके लिजर्ड आ जाते हैं, ये तो आपको पता ही है, अभी मैंने आपको समझाया। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो इनमें टेट्रापॉड्स होते हैं, जैसे कि टर्टल, क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजर्ड्स, ये क्या है, टेट्रापॉड्स हैं। किंग कोबरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सांप है, आपको पता है, ये एक वेनमस सांप की स्पीसीज है, वेनमस मतलब जहरीला है, और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट वेनमस सांप है जो कि 3.8 से 4 मीटर लेंथ तक जा सकता है, और इसको वल्नरेबल रखा गया IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, ठीक है। स्नेक्स, अब हम लोग रेप्टाइल में स्नेक्स को देखते हैं, तो ज्यादातर स्नेक्स नॉन पॉइजनस हैं, पर कुछ जैसे क्रेट, कोबरा, वाइपर, ये सारे वेनमस हैं। फैंग्स, अब ये लोग वेनम देते कैसे हैं, तो जो स्नेक्स होते हैं ना, जो वो वाले स्नेक होते हैं, पॉइजनस स्नेक होते हैं, उनके ना फैंग्स बनी होती हैं, ठीक है। ये फैंग्स जो होती हैं ये एक टीथ होता है, इन लोगों का मॉडिफाइड टीथ ही होता है, जो किससे कनेक्टेड होता है, इनके वेनमस सैक से, अंदर इनके जहरीला एक सैक होता है इनकी बॉडी में, उससे ये फैंग्स कनेक्टेड होते हैं। तो जब सांप काटता है ना, और ये सैक कहाँ पे होता है, सांप के सिर में ही होता है, तो वहां से ये वेनमस सैक से वेनम ट्रेवल करते हुए इनके इस फैंग में जाता है, जो कि एक ग्रूव टीथ है, और वहां से वो जहर फैलाता है। ये जो अलग अलग जो ये जो वेनम है ना जो सांप के होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, या तो न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है जो कि ब्रेन पर असर कर दे, या तो कार्डियोटॉक्सिक हो सकता है, हार्ट पे कर सके, वैस्कुलोटॉक्सिक होते हैं, हीमेटॉक्सिक होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, स्नेक हो गया, रेप्टाइल हो गया, अब हम लोग मैमल्स की बात करते हैं, पर उसको करने से पहले मैं एक आध एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहती हूँ कि देखो अब ना जो ये अलग अलग एनिमल्स है, जैसे कि बर्ड, रेप्टाइल, मैमल्स, इनमें ना हार्ट के बेसिस पे भी डिवीजन है। जैसे फिश की बात करते हैं तो इनका हार्ट 2 चेम्बर्ड होता है, और जब हम लोग एम्फीबियन की बात करते हैं तो इनका हार्ट होता है 3 चेम्बर्ड, ठीक है। वैसे ही अगर रेप्टाइल की बात की जाए तो इनका हार्ट भी 3 चेम्बर्ड होता है। ये चेम्बर क्या है हार्ट के, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो उसमें बताऊंगी, पर ये तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। फिर जब हम लोग बर्ड्स की बात करते हैं, एव्स लिख देती हूँ, बर्ड्स लिखती रहूंगी ना तो आप लोग के दिमाग में भी बर्ड्स रहेगा तो याद रहेगा। तो एव्स की और मैमल की जब बात करते हैं तो इन लोग का जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है, 4 चेम्बर्ड। ये हार्ट बताने का मतलब क्या है, क्यों बताया मैंने, क्योंकि एक ना हमारे एनिमल किंगडम में एनोमली देखने को मिलती है, एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है कि क्लास रेप्टाइल के अंदर क्रोकोडाइल्स भी हैं। क्रोकोडाइल्स के अंदर क्या देखा जाता है ना, 4 चेम्बर्ड हार्ट है, पर ये जो 4 चेम्बर्ड हार्ट है ना वो फॉल्स 4 चेम्बर्ड हार्ट है, फॉल्स होता है, ठीक है, फॉल्स होता है, ट्रू 4 चेम्बर्ड नहीं है, फॉल्स 4 चेम्बर्ड है, पर होता 4 चेम्बर ही है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो चेम्बर की मैं बात कर रही हूँ, ये 4 चेम्बर का मतलब 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, तो उससे 4 चेम्बर बन रहा है, और ये होता है क्रोकोडाइल में, ये एक्सेप्शन है। तो जो भी एक्सेप्शन है ना एनिमल किंगडम में, वो याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं मैमल्स को। जो देखो मैमल्स जो है ना, उनके अंदर वो एनिमल्स मैमल्स में आते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है, जो नर्स कर सकते हैं अपने यंग वंस को, दूध पिला सकते हैं, ठीक है। तो जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं उसके बेसिस पे मैमल्स है। मैमल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूथेरिया, मेटाथेरिया एंड प्रोटोथेरिया।
यूथेरिया वो मैमल्स होते हैं यूथेरिया के अंदर जो कि प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, इनके पास प्लेसेंटा होता है, जैसे कि माइस, रैट वगैरह। मेटाथेरिया वो मैमल्स होते हैं जैसे जिनके पास ना पाउचेज होती हैं, जो अपने बच्चे को, अपने यंग वन को क्या करते हैं, ये किस बेसिस पे डिवीजन आपको समझ में आ रहा है? ये प्लेसेंटा, यानी कि जिस तरह से यंग वन होता है ना, जिस तरह से यंग वन को रेज किया जाता है, जिस तरह से रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होती हैं, उस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो यूथ एरिया में तो वो हो गए जिनके पास प्लेसेंटा, यानी कि उनका बेबी यूट्रस में जाएगा, प्लेसेंटा में जाएगा, तब वो वापस उसको लाइफ मिलेगी। बट मेटाथेरिया वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास ना पाउचेज होती हैं, जैसे कि आपने कंगारू देखा है, उसके पेट में पाउच होता है जहाँ पे ये लोग अपने बेबी को बड़ा करते हैं, फीटस को बड़ा करते हैं। वैसे प्रोटोथेरिया वो मैमल्स होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, यानी कि मैमल्स में एग लेइंग भी सारे के सारे विविपेरस नहीं है, ओविपेरस भी है। और इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, इकिडना और प्लैटिपस जो है वो दो ऐसे मैमल्स हैं जो कि एग ले करते हैं और प्रोटोथेरिया में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इंफ्रा क्लासेस का आपको याद रखना है। ये तीनों क्या है? यूथेरिया, मेटाथेरिया, ये सारे क्या है? ये इंफ्रा क्लासेस हैं। अभी इंफ्रा क्लासेस वगैरह समझा दिया ना, तो इसको इंफ्रा क्लासेस क्लास समझो, मैमल्स के अंदर की क्लासेस समझो, फाइलम मैमल के अंदर की क्लासेस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बैट से। तो बैट इकलौता ऐसा मैमल है ना जो कि आराम से उड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके जो 4 लिम्स है, हाथ पैर है, वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। जो स्मॉलेस्ट बैट है ना उसको किट्टी हॉगनोज बैट बोलते हैं, और जो कि जबकि लार्जेस्ट फ्लाइंग फॉक्सेस जो होते हैं उनका विंग 1.7 मीटर तक जाता है। मरीन मैमल्स की बात करते हैं, तो कुछ मैमल्स जो है ना वो समुद्र में पाए जा सकते, जैसे कि ब्लू व्हेल मछली नहीं है, ये मैमल है। और लार्जेस्ट एनिमल नोन टू एवर एग्जिस्ट है, अभी तक जो हमारे एग्जिस्टेंस में सबसे लार्जेस्ट एनिमल है वो ब्लू व्हेल है। ठीक, ये 33 मीटर लेंथ तक जाता है और 180 मेट्रिक टन तक इसका वेट हो सकता है। फिर बारी आती है स्पर्म व्हेल की। तो व्हेल तो सारे के सारे मैमल ही है, तो स्पर्म व्हेल जो है वो लार्जेस्ट टूथड मैमल है, ठीक है, जिसकी हाइट 55 फीट तक और जिसकी वेट जो है 35 से 45 टन तक जा सकती है। फिर हम लोग डॉल्फिन को देखते हैं। तो गंगा नदी में एक डॉल्फिन है जिसका साइंटिफिक नेम थोड़ा ध्यान में रखना, वो है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, बाकी आप साइंटिफिक नेम पढ़ना जब आपको पीडीएफ मिलेगी। डेजिग्नेटेड किया गया है गंगा डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। बाकी एक्वेटिक एनिमल्स कौन से हैं? तो सील, सी लायन, वॉलरस, डॉल्फिन, ये सारे जो हैं वो दूसरे मैमल्स हैं। ठीक है, डॉल्फिन को इतना फेमस क्यों माना जाता है? डॉल्फिन बहुत इंटेलिजेंट एनिमल होती है, ये कम्युनिकेट कर सकती हैं। फिर कुछ यूनिक मैमल्स की बात करते हैं, जैसे इकिडना और प्लैटिपस। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किसके अंदर बिलोंग करते हैं? प्रोटोथेरिया के अंदर। ये एग लेइंग मैमल्स हैं, ठीक है, ये स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नील गाय जो है वो लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप है, जो मोस्टली आपको सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में दिखती है। फिर बात करते हैं हम लोग प्राइमेट्स की। तो प्राइमेट्स हो गए जिसके अंदर हम लोग आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं और एप्स आते हैं। एप्स जो है वो इनके अंदर कौन सी फैमिली होती है? वो इंक्लूड करते हैं हाइलोबैटिगस, जिसमें अंदर गिब्बन्स आते हैं। और फिर बारी आती है ग्रेट एप्स की। तो ग्रेट एप्स कौन है? चिंपैंजी, बोनोबो, ओरंगुटान, गोरिल्ला, ह्यूमन, हम लोग सारे ग्रेट एप्स में हैं। ह्यूमन बींग को जूलॉजिकली कैटेगराइज किया गया है एप की सुपर फैमिली में, इसीलिए बोला जाता है आदमी बंदर से आया, पर यहाँ पे ये बंदर नहीं है, ये एप है। ठीक है, ह्यूमंस को डिस्टिंग्विश किया जाता है बाकी एनिमल से इसलिए क्योंकि इसका ब्रेन साइज बड़ा होता है, हम लोग के पास कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, हम बाकी एनिमल से सुपीरियर इसलिए हैं क्योंकि हम लोग जो है प्रोसेस कर सकते हैं अपनी चीजों को। कॉग्निटिव एबिलिटी है, जैसे कि स्पीच हम लोग बोल सकते हैं और कोई एनिमल नहीं बोल सकता। ठीक है, हम लोग बाइपिडल होते हैं, हम लोग 2 पैरों पर चलते हैं। ठीक है, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी 1200 से 1700 सेंटीमीटर क्यूब तक जा सकती है। क्रेनियल कैपेसिटी मतलब क्रेनियम जिसके अंदर ब्रेन होती है उसकी कैपेसिटी, तो ब्रेन साइज भी मैटर करता है। अब यहाँ मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज बताने वाली हूँ, वो ये है डिफरेंस बिटवीन मंकी एंड एप। डिफरेंस बिटवीन मंकी एंड एप, दोनों में क्या अंतर है? बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये लोगों के लिए। पहली चीज बता दूं तो साइज के बारे में बताते हैं। मंकी जो होते हैं ना वो यूजुअली स्मॉलर साइज के होते हैं और एप जो होते हैं वो लार्जर साइज के होते हैं। पर जो मेजर डिफरेंस है ना, मंकी के पास आप देखोगे दे हैव टेल्स, मंकी के पास पूंछ होती है, जबकि एप्स डोंट हैव टेल। एप के अंदर क्या एग्जांपल है आपका? गोरिल्ला दिखा आपको, चिंपैंजी दिखा, ओरंगुटैन दिखा, बोनोबो दिखा। बोनोबो को जरूर देखना, बोनोबो तो और ज्यादा ह्यूमन से मैच करता है। इन लोगों के पास टेल नहीं होती है, सो दे डोंट हैव टेल। एप्स के पास टेल नहीं होती है, डोंट हैव टेल्स। उसके अलावा इंटेलिजेंस की बात की जाए तो एप्स आर मोर इंटेलिजेंट, ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बंदर से भी ज्यादा, क्योंकि हम तो एप से ही निकल के आए हैं, बंदर से नहीं आए हैं, याद रखना। बंदर की बात जब भी बोलते हैं कि ह्यूमन बंदर से इवॉल्व है, वो एप की बात हो रहा है, ये लेस इंटेलिजेंट होता है ना। उसके लाइफ स्पैन की बात की जाए तो एप्स हैव लार्जर लाइफ स्पैन।
एप्स की ज्यादा जीवन जो है वो आयु होती है, लार्जर लाइफ स्पैन, और मंकी के स्मॉलर लाइफ स्पैन, ऑब्वियसली बात है, स्मॉलर लाइफ स्पैन। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग हैबिटेट की बात की तो मंकी यूजुअली अफ्रीका, एशिया, सेंट्रल साउथ अमेरिका में मिलते हैं, पर एप्स जो है वो सिर्फ अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं, ओनली इन अफ्रीका एंड एशिया, एप्स की बात कर रहे हैं, एंड एशिया। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसको मैं थोड़ा अच्छे से अंडरलाइन कर देती हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, ये ध्यान में रखो ये सारे पॉइंट्स, स्मॉलर लाइफ स्पैन, यहाँ पे लार्जर लाइफ स्पैन, मोर इंटेलिजेंट, लेस इंटेलिजेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एप्स जो है आपको कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ अफ्रीका और एशिया में, ओनली लग जाए ना तो वो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो ये सारी कुछ चीजें थी, डिफरेंस थी। अब यहाँ से हमारा जो है ना वो पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी वाला पार्ट है वो खत्म होता है। ठीक है, कुछ भी अगर मुझे बीच में लगता है कि एडिशनल है तो वो मैंने आपको बता दिया है ताकि चीजों में प्रॉब्लम ना आए। अब हम लोग समझते हैं सेल को। ठीक है, लाइफ वगैरह आ गई, टैक्सोनॉमी हमने देख लिया, अब हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट पे जाते हैं। एक सेल ही है जिसकी वजह से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म आज बन पाया है। तो जब भी बॉडी प्लान की बात करते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेल से क्या बनता है, टिश्यू, ढेर सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ढेर सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ढेर सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे हार्ट और एक ऑर्गन सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, ये वो अलग अलग, उसके बाद एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है। पर वही है कि ये जो बॉडी प्लान है ना, ये सबसे एडवांस बॉडी प्लान है। कई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं ना जिनमें सिर्फ सेल सेल तक ही लाइफ आ जाती है। एक, क्योंकि एक छोटा सेल ना, छोटा यूनिट क्यों है लाइफ का, क्योंकि ये छोटा सेल केपेबल है जिंदा रहने का अकेले ही। पर जैसे जैसे एनिमल कॉम्प्लेक्स होता जाता है ना, एनिमल नहीं मतलब ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाता है, तो वो इस लेवल से यहाँ तक पहुंचता है। तो हम लोग सबसे पहले सेल से बात करते हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये पहला यूनिट है, लाइफ यहीं से आई है। तो टर्म सेल के बारे में बात करते हैं तो सेल एक लैटिन वर्ड सेल से सेला से आया, जिसका मतलब होता है छोटा सा रूम। ठीक है, सेल को हमेशा ना हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल देते हैं, और जो सेल की स्टडी होती है उसको सेलुलर बायोलॉजी या सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात की जाए उससे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख ले। तो सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन एक बुक में लिखी थी जिसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। तो ये बुक थोड़ा ध्यान में रखना, रॉबर्ट हुक तो सबको याद रहता है। अब दूसरी चीज आपको मैं ये बता दूं, जब रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया था ना, तो ये डेड सेल थी, डेड सेल थी, और इन्होंने कॉर्क में डिस्कवर किया था, इन अ कॉर्क, कॉर्क सेल्स देखी थी इन्होंने। पर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी, तो वो थे एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने ना 1674 के टाइम में फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था, फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। यानी 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक होते हैं जो फर्स्ट होते हैं डिस्कवरी के लिए, बट लिविंग सेल की डिस्कवरी वाले जो होते हैं उनका नाम है एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही ज्यादा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, और ये माइक्रोग्राफिया बुक भी थोड़ा ध्यान में रखना, थोड़ा नहीं अच्छे से ध्यान में रखना आप लोग। अब बारी आती है सेल थ्योरी की। अब सेल तो आ गया, तो अब सेल थ्योरी की जरूरत थी जानने की। तो वो सेल थ्योरी देते हैं दो फेमस साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या था, स्लेडन एंड स्वॉन। तो ये सेल थ्योरी के बारे में बात की जाती है। 1839 में सेल थ्योरी आती है, जिसके अंदर दो चीजें की बात की जाती है कि जितना ऑर्गेनिज्म है ना वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने, और दूसरा कि हर सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बाहर आया, मतलब कोई पहला सेल रहा होगा वहीं से बाकी सेल बन के आए हैं। तो यही दो इंपॉर्टेंट सेल थ्योरी की पार्ट होती है। तो स्लेडन और स्वॉन का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रहना चाहिए, साथ ही साथ सेल थ्योरी भी ध्यान में होनी चाहिए। और सेल के बारे में कहा जाता है कि पहला सेल जो आया था ना अर्थ पे, वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो आया था। तो यहाँ से हमने हिस्ट्री देख ली। दूसरी चीज, रॉबर्ट हुक ने जो है ना जब डिस्कवर किया था ना इस डेड सेल को, कॉर्क सेल को, तो वो उनको ना बिल्कुल वैसा दिखा था, क्या बोलते हैं, हनी कोम के स्ट्रक्चर को उनको डिस्क्राइब किया था कि बिल्कुल हनी कोम जैसा दिख रहा है। तो कई बार ये भी पूछ देते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सेल जो होता है ना उसके अंदर दो पार्ट होती है। ये एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल, अरे कैसा स्ट्रक्चर बन गया, गोल कर रही थी, ये देखिए ये एक सेल है। सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे, अरे ये तो गोल ही नहीं हो रहा,
अब देखो सेल के अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होती है, साइटोप्लाज्म अंदर, ये लिक्विड पार्ट इसको मान सकते हो जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेली डिस्पेंस्ड होती हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनी, जैसे क्या, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये वो, और बीच में होता है इसके न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसका ब्रेन हुआ, जैसे ह्यूमन में ब्रेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, वैसे न्यूक्लियस यहाँ पे डीएनए होता है जो बाकी इसके रेप्लिकेशन वगैरह में मदद करता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है ना, यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स पाई जाती हैं, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अलग अलग स्पीसी में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमंस के पास 40 ट्रिलियन सेल्स है, और कुछ प्लांट और एनिमल सेल माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं उनमें 100 माइक्रोमीटर का साइज होता है, तो वो डिपेंड करता है, अगर छोटा सेल है ये, बाकी सेल को मैं डिटेल से अभी समझाऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी क्या करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर मैं डिटेल में एक एक पार्ट सेल का सब कुछ आपको बताऊंगी, और कुछ अगर पीछे की क्लास में मुझे लगेगा वैल्यू एडिशन करनी है तो वो भी करूंगी, बट पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा मैमल है जो एग ले करता है, तो मैंने आपको क्या बताया, इकिडना के बारे में बताया मैंने आपको, है ना, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हाँ ऐसा होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा इसमें से लार्जेस्ट मैमल है, तो वेल के बारे में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्लासिफिकेशन से, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, यूजुअली क्या आजकल पेपर में आने लगा है, पूछने लगे इसमें से कौन सा बर्ड नहीं है, बर्ड का नाम वगैरह पूछने लगे हैं। तो अभी तो हम लोग बायोलॉजी में अलग अलग ये देख रहे हैं, पर आगे आगे जैसे चीजें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी तक पहुंचेगी ना, तो मैं आपको नाम भी बता दूंगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, इसमें से कौन सा बर्ड नहीं, इंडियन नाइटजार, व्हाइट आइबिस, स्पून बिल या गोल्डन मसीर। तो एक मसीर जो है ना फिश होती है, तो वो बर्ड नहीं होगी। अब देखिए इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं कि एम्फीबियन क्या है, तो एम्फीबियंस वो एनिमल्स हैं जो कि वाटर और लैंड दोनों में रह सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड एम्फीबायो से मिल के निकला था, है ना, जो कि दोनों में रह सकते हैं। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो ये है कि ह्यूमन मैन या जो ह्यूमन है वो उनको एप से क्या चीज सेपरेट करता है। तो देखो क्या ब्रॉडर चेन, थंब वगैरह नहीं, हमारे पास एक डिजायर टू लर्न है, कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, इस वजह से हम लोग जो है वो एक एप से सेपरेट हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। यही चीज मैं आपको उस टाइम समझा रही थी। अब इसमें से पूछा इसमें से कौन सा एप नहीं है, एप समझाने के और मंकी के बीच में डिफरेंस देने का यही मेरा मोटिव था कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। और देखो ये आईएएस के प्री में आया है, तो इसका क्या आंसर होगा, गिब्बन तो होगा एप, गोरिल्ला भी होगा, औरंगुटान, लंगूर होगा नहीं, क्योंकि उसकी तो पूंछ है ना, तो वो कैसे हो जाएगा एप। तो ये चीज आपको समझना। आप देखो 3 चेम्बर्ड हार्ट पर भी क्वेश्चन पूछ दिया कि इसमें से किसके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट है, तो मंकी होगा क्या, नहीं, मंकी मैमल है। फिश में तो 2 चेम्बर्ड है, क्रोकोडाइल के बारे में मैंने आपको बताया था 4 चेम्बर्ड है। ये चीज आपको ध्यान से समझाने के लिए कहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग क्या है, फ्रॉग एक एम्फीबियन है, इसलिए एम्फीबियन का एग्जाम्पल जानना भी जरूरी था। तो ये इस तरह के कुछ एक आध क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे रेलिवेंट चीजें हैं। वैसे ही अगर आप प्लांट पे देखो तो यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट पे कितना सारा क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था ना कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है उसका नाम होता है पिचर प्लांट, निफेंथिस बोलते हैं। ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में उगता है, इसी वजह से ये जो है वो कीड़ा खा लेता है, और कीड़े खाने की वजह से इसको वो नाइट्रोजन सफिशिएंसी मिल जाती है। तो वो देखो प्लांट पर भी इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर जिंजर के बारे में पूछा है कि जिंजर एक स्टेम है, रूट नहीं है, क्यों, क्योंकि जिंजर में नोड और इंटर नोड होता है। तो ये वाली चीज आपको बता रहा है कि जिंजर पे। फिर पूछा इसमें से कौन सा स्टेम है, टर्निप, जिंजर, कैरेट, तो इसलिए बोला था मॉडिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज करके जाना। जिंजर क्या है, जिंजर स्टेम है, जबकि हमने टर्निप, कैरेट और स्वीट पोटैटो के बारे में क्या देखा था कि ये सारे जो है ना ये मॉडिफाइड रूट्स हैं, बट जिंजर तो स्टेम होता है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे, हमने देख लिया, चीजों को समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है मैं और सारी चीजें आगे बढ़ाऊंगी, आपको सेल समझाऊंगी, फिर इनहेरिटेंस, हेरिडिटरी वगैरह करेंगे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी चीजें करेंगे, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बायोलॉजी को है फिनिश करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से यही आशा होगी, आप लोग ध्यान से सुने, जो जो बोल रही हूँ उसको मेरे साथ याद करते रहे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक टेक केयर and I'll see you in the next session. Thank you.